राइट? देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स? 6 चैप्टर्स इन बीसीके, ठीक है? 6 चैप्टर्स, 40 मार्क्स। साउंड्स फेयर? सबका वेटेज जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? 6 चैप्टर्स है आपके एंड सबके वेटेज जो है मोटा मोटी बिल्कुल सेम है आपके। इट इज अराउंड 6 to 7 मार्क्स ऑफ वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर, ठीक है? तो हर चैप्टर का कितना वेटेज है आपका? 6 से 7। तो ऐसा भी कोई चैप्टर नहीं है कि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी कोई चैप्टर नहीं है जो कि आप बोलो कि एकदम फुद्दू है, पढ़ने का दरकार नहीं है, ठीक है? उसमें से मैंने आपको टास्क के फॉर्म में कौन सा चैप्टर दिया था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चैप्टर 3 मैंने दिया था शुरुआत करने के लिए आपको पहले, और फिर बाद में चैप्टर 6 के हल्के हल्के टर्म्स जब मैं पढ़ा दूं आप लोग को, तो आप लोग को चैप्टर नंबर 6 के जो टर्म्स है, कुछ कुछ कॉमन टर्म्स है आपके। चैप्टर 3 जो है वो आप लोग हल्का हल्के करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। कुछ अगर भूल भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से 2 मार्क्स चला भी गया तो कोई इतनी स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बहुत लाइकली चांसेस होता है कि जो पीछे के एमसीक्यूज वगैरह है उसमें से अपना काम हो जाता है, ठीक है? चलेगा? और चैप्टर 6 ऐसा चैप्टर है जो कि आपको कोई भी हालत में मिस नहीं करना है, ठीक है? बिकॉज वो गोल्डन चैप्टर है। देखने में लगता है कि बहुत अजीब चैप्टर है, बट अगर रियलिटी की बात करें तो वो बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि आपको कोई भी डेफिनेशन को याद नहीं करना है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है इन जनरल, और वो आपको बस समझ लेना है कि मोटा मोटी जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, की वर्ड्स पकड़ना है, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है? एमसीक्यूज करना है। तो देखा जाए तो अपना जो फ्रॉस्टियर ऑफ वर्क है वो किसमें है? 4 चैप्टर्स में, राइट? 1, 2, 4, 5, ठीक है? 6 का मैं क्लास तो लूंगा ही आप लोग से, क्योंकि कुछ कुछ फाइनेंशियल टर्म्स है जो कि मुझे पढ़ाना जरूरी है, आप लोगों को गाइडेंस भी देना जरूरी है कि किस हिसाब से पढ़ोगे। चैप्टर 3 आप लोग सेल्फ रूप से हल्का हल्का करते रहिए, ठीक है? ताकि ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि इसी मंथ में खत्म करना, आराम से कर लेना, कोई कोई वो स्ट्रेस वाली बात नहीं है, उसको एकदम स्ट्रेस की तरह मत लेना। 2-2, 3-3 कंपनी रोज से करते रहना, हो जाएगा आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कभी कभी वापस रिवर्ट बैक करते रहना कि भैया इसका क्या था, इसका क्या था। उसके बावजूद अगर आपने 1-2 फिगर भूल गए बाई चांस और वो एग्जाम में आ गया, तो उसके कोई उपाय नहीं, कोई इतना दुख वाली बात नहीं। हाँ, जो 100 एम कर रहा है उसके लिए तो दुख वाली बात है ही। ये केवल उनके लिए है जो 100 एम कर रहा है कि भाई हमको लाना है, ठीक है? उनके लिए है तो भाई, उनके लिए तो भाई हर फिगर मैटर करेगा, बट जिनको ऐसा है कि हमको डिसेंट अच्छा मार्क्स लेकर आया है, ठीक है? ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट चैप्टर नंबर 3 एंड स्टिल दे हैव स्कोर्ड मोर देन 80, ठीक है? तो इट्स नॉट नो रॉकेट साइंस। उसके चक्कर में आप बाकी सब्जेक्ट्स को, मैं इको का बात नहीं कर रहा हूँ, इको बेसिक का बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स बाकी टॉपिक्स को आप हैम्पर मत करने देना। अगर वो कैजुअली हो रहा है, मजे मजे में हो रहा है कि अडानी ग्रुप के बारे में पढ़ना है, पढ़ लिया, विप्रो ग्रुप के बारे में पढ़ना है, पढ़ लिया, उस हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो एकदम कैजुअली से मैगजीन पढ़ते हो ना, पढ़ते रहिए। जब एक बार वो लेवल 1 हो जाए आपका, कि आपको लगता है कि हाँ मोटा मोटी मेरा सब कुछ हो गया है, मोटा मोटी माई एमसीक्यूज आर डन पीछे के, ठीक है? उसके बाद अपन लेवल 2 में चला जाओ, जहां पे क्या करना है, जो फिगर्स दिए हुए ना, कब स्टार्ट हुआ था, कब ईयर है, कब उसके कौन सीईओ है, कौन सीएफओ है, वो सब पार्ट जो है आप लोग रीडिंग करना शुरू करें। तो पहला लेवल नंबर 1, पहले एक आइडिया ले लीजिए कि जितने कंपनीज दिए हुए उसमें क्या क्या चीज मोटा मोटी दिया हुआ है। कुछ कंपनीज के तो इंटरेस्ट में आ जाएगा आपका मन कि हाँ चलो, वो जो विप्रो का साइन है देखा आपने, सनफ्लावर वाला, वो सनफ्लावर पहले सनफ्लावर ऑयल में डील करता था वो लोग, अभी वो लोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको पता ही है, कॉस्ट में किसने स्टार्ट किया था, क्या किया था, वो लोग क्या करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऑब्वियसली बहुत छोटा मोटा कंपनी है, इसके बारे में हमें किसी को भी पता नहीं है। आपको पता ना किसका कंपनी है वो? किसका है? अरे अपना मुखिया का, है ना? और कल तो आपने बताया था आप लोग को, धीरू अंकल भी है उसमें। धीरू अंकल क्या है, जो लोग कल किया था क्लास, वो लोग प्रमोटर है, और अपना मुखिया क्या है, ठीक है? दे आर द एंटरप्रेन्योर, ठीक है? अब बाकी लोग जो क्लूलेस है कि जिंदगी में क्या चल रहा है हम लोग का, आज डिस्कस कर लेंगे आराम से, ठीक? इतना भारी मात्रा में बच्चा लोग क्यों आ रहा है आजकल? आज जगह नहीं है बैठने का, ऐसा लग रहा है पीछे तो है आज है। मोटिवेशन के क्या? चलो अच्छा है। सुनो, तो मैंने क्या बोला, बस समराइज करते हैं। 6 चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, जो हम लोग आज करेंगे, ठीक है? उसके बाद चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। 3 जो है इज अबाउट अबाउट द डिफरेंट कंपनीज के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर 4, चैप्टर 5 इज अ लिटिल ऑन द टेक्निकल साइड, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसे आप लोगों का कंफर्टिंग चैप्टर। जैसे चैप्टर नंबर 2 विल फील लाइक कि हाँ आप लोग वापस से बीएसटी पढ़ रहे हैं, ठीक है? या फिर चैप्टर नंबर 1 पढ़ के भी ऐसा एहसास होगा, फील होगा कि आप लोग वापस से बीएसटी पढ़ रहे हो, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, याद है क्या किसी को? तो ऐसा मतलब घर वाला फीलिंग आएगा आप लोग को। तो बीसीके में ट्रस्ट में
40 मार्क्स स्कोर करना इज कंपैरेटिवली नहीं, इट्स वेरी इजी। ठीक है, 40 मार्क्स स्कोर करना, बिकॉज यूल फील लाइक होम, कि हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ मेरा रेडार का बॉल आया है बैटिंग करने के लिए। ठीक है, तो इट बिकम्स इजी। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 4 एंड 5 इज अबाउट सेबी वगैरह, सुना आपने सेबी, आरबीआई वगैरह, कंज्यूमर्स के बारे में, वो सब के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। एंड चैप्टर नंबर 6 इज अबाउट व्हाट, टर्म्स के बारे में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर का पूरा लेआउट है। एवरी चैप्टर हैज एन इक्वल वेटेज ऑफ अराउंड 6 to 7 मार्क्स। क्या भैया इसका ये मतलब है कि चैप्टर नंबर 2 से 8 मार्क का सवाल नहीं पूछ सकता है? द आंसर इज व्हाट, नो, पूछ सकता है। क्या पता दूसरे चैप्टर में 5 मार्क हो जाए, बट ये जरूरी है कि हर चैप्टर से सवाल जो जरूर पूछेगा, हो सकता है 1-2 मार्क ऊपर नीचे। समझ में आया? अब इसकी 2 स्ट्रैटेजीज है पढ़ने के, बीसी के पढ़ने के 2 स्ट्रैटेजीज है। मैं आप लोग से पूछूंगा, आप अपने हिसाब से बताइए। ठीक है, बिकॉज यू पीपल हैव एन ऑप्शन टू डिसाइड। एक ऑप्शन है कि हम लोग बीसी के को लेट लेट के पढ़े, मतलब प्यार मोहब्बत से दिखाए आपको 2-3 एग्जाम्पल्स। ठीक है, कि बिजनेस में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का यहाँ पे फोटो दिखाऊं एक ऐसे करके हुए, नहीं मजा आएगा, मैं बड़ा एंटरटेनिंग कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस वन ऑप्शन। और दी अदर ऑप्शन है कि भैया आप स्ट्रेट टू द पॉइंट, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा दो। अरे रुको तो, पहले पहले सारा, मतलब सारा बातचीत को सुन लो आप लोग आराम से। ठीक है, उसके बाद में अब भैया इसमें फायदा नुकसान बताओ, इसमें आपको मजा आएगा। ठीक है, इसमें हल्का सा थोड़ा सजा की तरह लगेगा, बोरिंग की तरह लगेगा हल्का हल्का। तो ये मजा वाला टॉपिक है कि आराम से आप लोग को लेट लेट के चैप्टर नंबर 1 को हम 4 दिन तक टाने। सिर्फ आज आप लोग को हल्का हल्का समझाए, जैसे ही मुझे लगे कि आपका मुंह में कॉन्स्टिपेटेड उबासी वाला फीलिंग आ रहा है, उसी टाइम में क्लास को मैं रोक दूं और बोलूं कि मैं बाकी कल पढ़ाता हूं, मैं भी खुश आप भी खुश, तूने का बेस्ट टीचर। ठीक है, या फिर मैं इज्जत से आप लोग को चैप्टर को फटाफट खत्म करा दूं, वो हल्का सा बोरिंग तो होगा, हल्का सा प्रेशरस भी होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने बीएसटी का चैप्टर को 3 दिन में पढ़ाया, आपको प्यार लगेगा कि वो हो एक दिन में पढ़ाया तो बोले क्या हैवी पढ़ाया रे, आज तो इतना थ्योरी पढ़ा है माथा खराब हो गया, है ना। उसके बावजूद भी मैंने क्या किया, चीजों को समराइज किया है बहुत हद तक। जब आप किताब को पढ़ोगे, किसी किताब को खोलते ही आपको एक बहुत बढ़िया चीज, अगर किसी को ऐसा लगता है कि रात को नींद नहीं आता, मेरे को नींद में दिक्कत आ रहा है, ठीक है, प्लीज इस किताब को खोल लीजिएगा, आपको नींद आ जाएगा। इसको लास्ट रिजॉर्ट रखिएगा अपना नींद का, इसके बाद नहीं आया तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि फिर वी हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। आपको मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। ठीक है, लेटते लेटते आराम से माहौल बन गया था मेरा तो बढ़िया से। आजकल हम रात को हमेशा बीसी के पढ़ के सोते हैं। ठीक है, सच्चाई है। ठीक है, चलो जोक से पढ़, पर समझ में आया आपको? तो थियरी बुक बहुत बहुत बेसिकली बहुत मचर 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 दिया हुआ है उसमें। ठीक है, बट देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू स्टडी। हमारा फोकस क्या है? एमसीक्यूज, हमें एमसीक्यूज करना है, रट्टा कुछ नहीं मारना है। ठीक है, और सब कुछ समझना है और 1 मार्क के क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, अब मैं आपको, अच्छा ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करना है या बी? ए, हाँ, ए कौन कौन बोल रहा है? एक जन, ए या बी? ए, 1 2 3 4 5 6 7। मिक्स तो वैसे भी होगा थोड़े ना, हम कभी ऐसे पढ़ाए क्या? द फर्स्ट चैप्टर दैट यू आर अबाउट टू स्टडी इज इंट्रोडक्शन ऑफ बीसीके। बच्चों बातें मत करो, किताबें निकालो, जिंदगी में आपको बड़ा आदमी बनना, मेरे तरह नहीं बनना। समझ में आया क्या? ए रोंदू, तुम्हारा भाईला लग रहा है, तुमको ही बोल रहे, तुम हंसने लग गए क्या आजकल? पक्का? ओहो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बोर तो करेगा नहीं आप लोग को। और बी, सेट बी, ये आगे का जो एकदम जोर से हाथ उठाया ना, ये लोग कल वाला क्लास किया है, ये लोग को वो एहसास हुआ है कि भैया बहुत जरूरी है कि आप जल्दी जल्दी खत्म करो, क्योंकि शुरू में तो लगा था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या, लास्ट में जो चैप्टर खत्म हुआ और लगा कि यार तो मजा आ गया रे, खत्म। तब ये लोग को लास्ट में बहुत अच्छा लगा फीलिंग कि यार ठीक है हो गया, मतलब किस तरीके से खत्म तो हो गया। तो ठीक है, अरे लोग कल आ गया था, फिर लोग का मुंह लटक गया कि भैया आप आ नहीं पाया, तो मैं बोला बैठ जाओ। लाइफ इज ऑल अबाउट दिस ओनली। अनफेयर रहता है, आप सही जगह सही मोमेंट में प्रकट हो जाइए, हो जाता है। बाकी क्या, मेरा मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग है, मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता हूँ बहुत बार।
ठीक है, अरे तुम लोग इतना रो मत रहे, खिला देगा तुम लोग को भी। बस क्या है ना, वो रुपया जो है हम गलती से दूसरा अकाउंट से डेबिट कर दिया, जिसका इन्फॉर्मेशन मेरा घर में पता चला। तो बोलते क्या, घर का खाना नहीं खाना, पिज्जा खाना? हम बोला अरे हम नहीं खाए खुद यार। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा चलता रहता है। समझ में आ गया? तो विल आप लोग का मेजोरिटी आया है कि दोनों को मिला के करा दो, या बी के तरीके से कराए? ठीक है, ए प्लस बी, माँ को मैथ्स पढ़ा है ना आप लोग? ठीक है, हो गया डन। आप लोग को क्या ब्रीफ ओवर अबाउट बीसी की हो गया क्या? देखो ट्रस्ट मी, लिसन, ठीक है, कीपिंग द जोक्स असाइड, ठीक है, what is the manner in which you have to study BCK is that you have to score more than 35। सीधा सा बात है आप लोग के लिए। आई एम गिविंग यू अ प्रोविजन ऑफ 3-4 मार्क्स बिकॉज दैट इज ऑब्वियस कि आप कुछ गलती तो करोगे ही, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उसके अलावा 30-35 अबव इज द टारगेट दैट यू शुड हैव इन बीसीके। स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं आप लोग को बढ़िया पढ़ा दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोग के लिए बिकम्स अ वॉलेटाइली ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टू स्टडी। क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमिक्स में अपन इतना फोकस करता है बहुत बार कि अपने दिमाग से बीसीके निकल जाता है, बट ट्रस्ट मी इट इज अ गोल्डन चैप्टर, सॉरी गोल्डन सब्जेक्ट टू बी, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छा मार्किंग देके छोड़ रहा है। ठीक है, तो काम क्या रहेगा, समराइज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, 100% कवरेज मैं आपको करवा दूंगा अपने समरी नोट से। आपको क्या देखना है, किताबों को ऊपर ऊपर से देखना है, कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए उनको देखना है, और मसक्यूज करना है। मसक्यूज मतलब एमसीक्यूज। कहाँ पे करोगे? इट घर पे करोगे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज स्कैनर का, कि जब मेरा बीसीके खत्म हो तो मेरा नहीं हो, किसका हो? आपका हो। और जो लोग नहीं आए वो लोग को फूट फूट के रोने का मन करे कि क्यों नहीं आया। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज बीसीके का सारा रिकॉर्डिंग्स, सारा का सारा रिकॉर्डिंग्स आपको बीसीके खत्म होने के बाद मिले। भैया ऐसा क्यों, आप रेगुलरली दे नहीं पाओगे? ऐसा कुछ नहीं, रेगुलरली दे सकता हूं मैं, दूंगा नहीं। ठीक है, थोड़ा रहना चाहिए ना, अपन लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट मत करना रे। हम बता रहे उस समय बोलना, भारी बोला, आना ही चाहिए आप लोग को। ठीक है, सही बात है, तो डील, आया हो तो मेहनत करना चाहिए ना, सही बात है या नहीं? पक्का तो? ठीक है, चलो आइए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, द चैप्टर्स नेम इज इंट्रोडक्शन। सर बीसीके के बारे में आप स्टार्टिंग के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहे? बिकॉज ये चैप्टर ही आखिरकार बनाया हुआ किसके लिए है, कि हम लोग को एक ब्रीफ ओवर आइडिया हो जाए कि हम लोग इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन लोग बड़ा होकर क्या बनने वाला है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाला, आगे जाके कई सारे डिग्रीज लोगे आप लोग। ठीक है, बहुत जन बिजनेस करने वाला है। ठीक है, सीए बनने के बाद में भी बहुत जन बिजनेस करने वाला है। सर काहे बिजनेस करने वाला है? क्योंकि अपन को तो सारा लॉ आता है, अपन को टैक्स भी आएगा, अपन को कॉस्टिंग एनालिसिस भी आता है, अपने को कंपनी लॉ का काम भी आता है, कंपनी भी अपन बना सकता है, अपन को ऑडिटिंग खुद करना आता है, अपन चोरी चपट जो है उसको पकड़ सकता है। तो अपन तो बेस्ट लोग हो गया ना बिजनेस करने के लिए। तो या तो अपन बिजनेस करेगा, या तो अपन बिजनेस का ऑडिट भी करेगा। किसको पता है कि ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेक करना, वेरीफाई करना, वो क्या बोलता है अपन? ऑडिट। आपको मैंने सिखाया था, ठीक है, क्या कि ऑडिट जो है, ऑडिट जो है ना आपका, ऑडिट का मतलब क्या होगा? चेकिंग और वेरिफिकेशन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब ऑडिट जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या बोला मैंने? एक होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये सब वर्ड्स आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप भी स्किप कर दो, क्योंकि आपके आगे जाके जिंदगी में यही काम करोगे आप लोग। ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटरनल ऑडिट। किसी को भी आइडिया है क्या होता है ये स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट? जो लोग नहीं पढ़ वो लोग बताइए। सिंगर दीदी कभी सुना है वर्ड? सुना हुआ है ये? किसका किसका ये वर्ड सुना हुआ है खाली? पूरा कक्षा में 2 जन का खाली? ओके, 3 जन का। शुभम कुछ आइडिया? ओके, इंटरनल ऑडिट इज करेक्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट करेक्ट। वैसे तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, देखो पहले मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट बता देता हूं। गवर्नमेंट चाहता है कि जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, अदर लॉज के कंप्लायंसेस जब कर रहे हो, वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप प्रॉपर्ली बुक्स वगैरह खाता वाला मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हो, वो सब चेक करने के लिए गवर्नमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोलते हैं कि आप जाइए कंपनी में जाके बताइए कि उनके जो खाते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो वेल मेंटेन्ड है या नहीं।
उन्होंने सारे कंप्लायंसेस को पूरा किया है या नहीं। बात समझ में आ रहा है आपको? ये कौन बताता है आपको? गवर्नमेंट बताता है आपको। गवर्नमेंट इनिशिएट करवाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे किताबों को देखता है और नीचे में अपना साइन और सील जैसे ही करता है, देन वी कॉल द बैलेंस शीट, नॉट जस्ट बैलेंस शीट। अब इसका नाम केवल बैलेंस शीट नहीं रहा, अभी क्या बन जाएगा आपका? द ऑडिटेड बैलेंस शीट। ऑडिटेड बैलेंस शीट का फायदा क्या है? जब आप बैंक वगैरह में जाते हो, एग्जांपल बता रहा हूं, जब आप बैंक वगैरह जाते हो लोन वगैरह लेने के लिए, सोचो आपकी कंपनी है और आपका यह क्लाइंट है जो लोन लेने जाएगा बैंक में, तो वो बोलेगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर गया अपना घर से जो बना के गया था, वो बोलेगा इससे काम नहीं चलेगा, इससे क्या करो आप ऑडिटेड बैलेंस शीट्स लेकर आओ या फिर एक सीए से साइन करा के लेकर आओ कि जो आपने खाता बनाया है वो सही बनाया है। एंड दैट इज द पावर वी होल्ड, कि जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साइन कर दिया, उसका मतलब क्या होगा कि हमने सर्टिफाई कर दिया है, हमने वेरीफाई कर दिया है। अब उसके आगे और कोई भी वेरिफिकेशन होने वाली नहीं है। मान लेंगे कि अगर टॉप पीपल ने, जो किताब के बादशाह है, उन्होंने अगर इसको वेरीफाई कर दिया है तो ये सही है, ठीक है। ये कौन कराता है आपको? गवर्नमेंट करवाता है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या कराते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। ये क्या है? बाय लॉ होता है। क्या होता है? बाय लॉ होता है। सर ये इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है? ठीक है, इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि देखो, अब एग्जाम्पल, मेरे घर पे एक सिक्योरिटी गार्ड है जो बाय डिफॉल्ट पूरे सोसाइटी ने डिसाइड किया कि एक रहना चाहिए ताकि अपना सेफ्टी मेंटेन रहे। सही बात है, होता भी है। तो ये तो हो गया बाहरी, बाय लॉ हो गया कि भाई एक सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे बिल्डिंग में रहना चाहिए। बट आपको नहीं लगता कभी कभी हम लोग अपना घर पे खुद का सिक्योरिटी भी करवा के रखते हैं, सीसीटीवी वगैरह लगा के रखते हैं ताकि हमारा फ्लैट जो है उसमें से चोरी ना हो? तो इंटरनल लेवल पे भी क्या कंपनीज को जानना होता है कि कहीं मेरा कंपनी में फ्रॉड तो नहीं हो रहा है? आप जैसे छोटे मोटे कंपनीज है आपके, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, ठीक है, उसके अलावा जैसे ये एप्पल हो गया, या फिर बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, अब इनमें मालिक तो सारे 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 आउटलेट में तो मालिक जाके बैठते हैं ना, क्यों? सुबह से लेके शाम तक ऐसा नहीं होता है? तो वो लोग किसके हिसाब से चलते हैं? अपने आप चलता है मैनेजमेंट, मैनेजर के साथ चलता है क्या वो लोग? तो अगर बाई चांस कुछ फ्रॉड हो गया तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? वो कंपनी रेस्पॉन्सिबल होगा, या अगर जो रिलायंस में कुछ गड़बड़ हो गया तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज या मुखिया? रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्यों अलग अलग है? क्यों सेपरेट लीगल एंटिटी होता है? आज तो क्या टॉपिक है लास्ट में? कंपनी। मजा आ जाएगा हमको आज तो, दिल की साड़ी भड़ास, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या मैंने समझा आपको? अलग अलग है। तो आप मुझे बताओ, जो कंपनी है, आज मैं भी क्या रिलायंस का मालिक हो गया? हाँ रे, क्या शक्ल देख के कपड़ा देख के जज करते हैं मैं हूं? अरे सच में हूं, अरे सच में हूं, मैं मालिक ही तो हुआ, शेयर होल्डर। सुना नहीं क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बचपन में पढ़ते थे, अब तो बड़े हो गए हैं तो मालिक है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं जाता नहीं आजकल मिलने के लिए। मालिक तो है ही ना, मेरे पास शेयर्स खरीदा हुआ रिलायंस का, मेरे पास शेयर्स खरीदा हुआ भेल का, मेरे पास शेयर्स खरीदा हुआ टीसीएस का, तो मैं तो मालिक, मैं तो हक बताता हूँ। मेरे को हर बार मेल आता है वो लोग का कि सर वोटिंग हो रहा है, आपको बताना है वोट से कि हम लोग को सही करना है या नहीं करना है, या नया प्रपोजल लाना है या नहीं लाना है। मेरे पास हर बार मेल आता है। तुम लोग विश्वास नहीं कर रही? अरे तुम लोग हीरो लोग विश्वास नहीं करते रे? कैसा लोग है रे? ऐसे तो ऐसे गुरु लोग होता था पहले, जो बोल देता था मान लेता था। क्या है बोला? अरे मिल जाए रे, बेइज्जती मत करना। जैसे ये देखो, दिख रहा है क्या? आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड दिख रहा है क्या? ये 15 क्या लिखा हुआ है इधर बगल में? है नोटिस, एनुअल जनरल मीटिंग है आपका, क्या लिखा हुआ है देखो तो? हलवा पाया है? डियर क्या? मेरा ही क्लाइंट आईडी वगैरह दिया है, बोल रहा देखो ना हमको। दिस इज फॉर द कंपनी कि प्लीज नोट एट 15 को एजीएम मेरे, ठीक है। और इसमें बताया क्या क्या करना है, मेरे को बोला आने के लिए, नहीं तो बोला ऑनलाइन कर लेना। देखो टाइम वाइम सब दिया है मेरे को। हाँ देखो, इंस्टा वोट दिख रहा है आप लोग? इंस्टाग्राम में वोट नहीं करना है, हाँ? ठीक है, मेरा इंस्टेंट वोटिंग करना है उस वक्त में, ठीक है। समझ में आया क्या? मेरे को बुलाता है लोग, टाइम नहीं होता बोल के जाना नहीं होता।
ठीक है। तो अब क्या बोला मैंने, क्या बोला भूल गया। तो ये लोग जो बड़े बड़े कंपनीज है, ये लोग भी चाहेगा ना कोई चोरी वगैरह नहीं हो, तो ये लोग खुद से ही सीए को हायर करके रखता है, बोलता है कि आप आओ क्योंकि आप तो देवता है, ठीक है, कॉमर्स और फाइनेंस के देवता, आप आके चेक करिए कि मेरे जो बिजनेस में उसमें कोई चोरी वगैरह तो हो रहा नहीं है। इसको एक बहुत प्यारा शब्द है, सिखाऊं क्या आप लोगों को, जानना है क्या, छोड़ना, बताना है, ओके। उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल कंट्रोल। तो बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल जो है वो मैनेज हो रहा है या नहीं। भाई इंटरनली जो है ना बिजनेस में प्रॉपर्ली कंट्रोलिंग हो रहा है या नहीं, उसके लिए सीए को हायर किया जाता है और उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल ऑडिट। आप मुझे बताओ, चाहे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करो और इंटरनल ऑडिट में तो चाहिए ही चाहिए, दोनों में क्या आपको बिजनेस का ज्ञान होना जरूरी है या नहीं है, कि बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है। चलो स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो मान लिया कि एक सेट ऑर्डर है, उसके हिसाब से आपको चीजें चेक करना है, तो शायद थोड़ा लिमिटेड चाहिए, उसमें भी ज्ञान तो चाहिए ही आपको प्रॉपर्ली, तभी आप प्रॉपर्ली ऑडिट कर पाओगे। बट क्या इंटरनल ऑडिट बिना बिजनेस के ज्ञान का हो जाएगा? भाई कैसे पकड़ोगे, कैसे सिस्टम चलता है, क्या चलता है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए तो हमें बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि एज सीए हमारे पास में खूब सारे नॉलेज रहेंगे। अभी हल्का फुल्का आपने पढ़ा, बहुत सारा पढ़ोगे किसमें, सीए इंटर में, उससे फिर उसको मतलब सीए इंटर इज लाइक इनिशिएशन ऑफ समथिंग बिग, एंड देन सीए फाइनल में उसको लेट लेट के बड़ा बड़ा रूप में पढ़ोगे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ऐसे बहुत कुछ पढ़ोगे और इस बीच में हमें बिजनेस का आइडिया होना जरूरी है। बट इस चैप्टर में फोकस किया है कि बिजनेस होता क्या है, ठीक है, बिजनेस का नेचर क्या है। तो ऐसे कि आप लोगों को बचकान लगेगा बहुत सारा टॉपिक्स, जो कि एक्चुअली में है भी, ठीक है, बताया गया, सोच समझ के कुछ बताया गया तो अपन पढ़ लेंगे। सबसे पहला चीज जो अपन पढ़ने वाला वो क्या है, बिजनेस एंड कॉमर्स का मतलब क्या होता है। बिजनेस एंड कॉमर्स में अगर मैं बताऊं तो ये सारे एक्टिविटीज है जिसमें तीन चीज इंवॉल्व है। क्या क्या पता है क्या आपको? एक चीज है प्रोडक्शन, दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड तीसरा क्या है एक्सचेंज। ये तीन चीज अगर आ जाए, क्या चीज, पीडीई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर इन्वॉल्व हो, ठीक है, इन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बिजनेस एंड कॉमर्स। ये अपने को आता था या नहीं आता था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। अच्छा सुनो ना, प्रोडक्शन का मतलब सामान बनाना, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन कराना, भैया सब जगह अपना सामान को पहुंचाना भी एक आर्ट है। आपको पता होगा केवल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में बिजनेसेस है जो केवल सामान को पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचवाता है, और वो मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज है जो केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो वो भी बिजनेस ही कर रहा है ना। तो यानी खाली सामान बनाने वालों को हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे, जो सामान को पॉइंट ए से पॉइंट बी भी लेके जाए उसको भी क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। एंड फाइनली एक्सचेंज करवाना किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस। तो पीडीई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या बोलते हैं अपन, बिजनेस या फिर कॉमर्स। चले आगे, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, डोमेन्स। क्या लिखा हुआ है, डोमेन्स ऑफ बीसीके, मतलब फीचर्स, नहीं नहीं रुको, इसका मन में रह नहीं पा रहा बोलते हैं, ठीक है, बताओ फीचर्स ऑफ क्या, बीसीके, फीचर्स है क्या, डोमेन्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ओके, ठीक है। इट इज पार्शियली करेक्ट बोल सकता है अपन, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज एक्चुअली तुम्हारा एरियाज बेसिकली, कि बीसीके जो है, एग्जांपल अगर मेरा डोमेन इज इकोनॉमिक्स, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द बताते रहूंगा आप लोगों को। समझ में आ गया? तो डोमेन्स आखिरकार जो बीसीके है उस आसपास में क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा है। सबसे पहले क्या लिखा, बीसीके इज व्हाट, वॉस। आप तो बिजनेसेस जो है क्या लोकल लेवल पे होता है, मॉल्स के फॉर्म में भी होता है क्या, ऑनलाइन वेबसाइट के फॉर्म में होता है क्या बीसीके? तो बीसीके इज व्हाट, वास्ट। क्या अपन लोग खाली लोकल फॉर्म ऑफ बिजनेस का ऑडिट करेंगे क्या? नहीं, अपन सारा फॉर्म का करेंगे। तो बीसी, इसलिए अपन को सारा डोमेन्स को समझना जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, बीसीके इज व्हाट, एक्लेक्टिक। नया सब सिखा दिया क्या, एक्लेक्टिक। जब नया एक्लेक्टिक वर्ड आया है तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्लेक्टिक का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी। आपको याद है
हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में वर्ड पढ़ा था इंटरडिसिप्लिनरी, वो क्या था? सबका मालिक एक, मतलब इकोनॉमिक्स में सब कुछ समा हुआ है, सब कुछ समाया, उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, सब तरफ फैला हुआ है को बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। बात समझ में आया क्या? पक्की बात? ठीक है, श्योर। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या? इसमें सारा कुछ फंक्शंस आता है। क्या क्या? कौन से? प्रोडक्शन भी है, फिनेंस भी है, मार्केटिंग भी है, सबको अगर मिला ले, सब क्या है आपका? बीसीके है। बीसीके के अंडर ब्रांचेस अलग अलग, समझ रहे? सबको मिला के एकजुट बन गया, सारा बिजनेस एक साथ करता है टाटा एंड सन्स, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, पीएनजी जो सुना है, पीएनजी आपने? आईटीसी सुना? आईटीसी, तो आईटीसी क्या कहता है? क्लासमेट भी रख के रखा है, अलग अलग कंपनीज, विल्स लाइफस्टाइल, बहुत कुछ रख के रखा है वो। तो ये क्या हो गया? मल्टी डिसिप्लिनरी। सबको संभाल लिया, इंटरडिसिप्लिनरी। फैला दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी। बीसीके में सब कुछ, बहुत कुछ फैला हुआ है। केवल बीसीके बिजनेस के ऊपर नहीं है, वो बिजनेस के ऊपर है, प्रोडक्शन के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर है, अलग अलग फील्ड में फैला हुआ। समझ में आया? यार नहीं समझ में आया, टफ लग रहा है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? बीसीके इज वास्ट। नंबर 2 क्या पढ़ा? बीसीके इज एक्लेक्टिक। नंबर सी, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो नए नए बिजनेसेस निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? मुझे बताइए। क्या आपको लगा था 3 साल पहले, बाकी छोड़ दो, 3 साल पहले तक क्या लगा था कि डिजिटल मार्केटिंग एक करियर बन सकता है? बस 10 साल पहले लगा था क्या कि कोई टाइम आएगा, छोटा में जब आपको पूछता क्या बनेगा, तो कोई टाइम आया था क्या कि कोई एक जन रैंडमली सोशल मीडिया में वीडियो बनाता रहेगा और वो करोड़पति बन जाएगा? अभी 5 साल बाद भी ऐसा कोई करियर ऑप्शंस बन सकता है या बिजनेस ऑप्शंस बन सकता है जो अभी हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते? तो क्या बिजनेसेस चेंज हो रहा है? क्या बिजनेसेस चेंज हो रहा है क्या? थोड़ा पार्टिसिपेट करो। क्या बिजनेसेस चेंज हो रहा है? यस। क्या बिजनेस करने के तरीके चेंज हो रहे हैं? समझ में आ रहा ना? तो क्या लिखा हुआ है? बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, मतलब नए बिजनेसेस आ रहे और इनको करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। समझ में आ रहा? तो बिजनेस तो चेंज हो ही रहा है, साथ में बिजनेस करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। तो इट इज इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। 3 डोमेन्स के बारे में हमने पढ़ा। क्या? वास्ट, एक्लेक्टिक, इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग। चलेगा बिल्कुल। यहां पे उसके पहले क्या पढ़ा था अपन ने कि बिजनेस या फिर कॉमर्स होता क्या है? क्या है? 3 पॉइंट्स, पीडीई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये डोमेन्स कुछ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बुद्धू है थोड़ा सा। क्या क्या एक्टिविटीज अपन कर सकते हैं? देखो देखो पहले, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। कॉमर्स क्या होता है रे? पे जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अरे वो नहीं रे। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स क्या होता है? एड्स टू ट्रेड, यानी कि ऑक्सिलरीज। एग्जाम्पल, अपन बिजनेस कर रहे हैं, अपन को साथ में इंश्योरेंस भी करवाना है, ट्रांसपोर्टेशन भी करवाना है, फाइनेंस भी करवाना है, तो ये सारे एक्टिविटीज जो है वो भी तो बिजनेस है। इनको क्या कहा जाता है? कॉमर्स। यानी कि कॉमर्स वो है जो कि बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग को करने में मदद करता है। दीज आर एड्स टू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आया? ये इनको हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर कॉमर्स के बगल में लिखना, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे? बैंकिंग, ठीक है, कट गया सॉरी, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब सारे कुछ आ जाएंगे। स्केल क्या है? कैसे कैसे अपन बिजनेस कर सकता है? माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, मीडियम, लार्ज। ठीक है, टी शर्ट का साइज लग रहा है मुझे एकदम मस्त। ठीक है, ज्योग्राफिकल स्कोप क्या क्या है? लोकल, नेशनल और, नहीं समझ में आ रहा होगा? पक्का पढ़ा ना आगे? मार्केट्स क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज का मार्केट है, इक्विपमेंट्स का मार्केट है, कमोडिटीज का मार्केट है, कैपिटल का मार्केट है, लेबर का मार्केट है और प्रोडक्ट मार्केट्स का है। ऐसा कुछ पढ़ाने का है क्या इसमें? नहीं, तो अलग अलग फील्ड्स दे दिया है इसमें। हाँ जी सर। अरे बड़ा बड़ा कैपिटल गुड्स का मार्केट, ठीक है, जो मशीन्स को बनाता है। स्टॉक मार्केट भी तो कैपिटल मार्केट है। यस, उस पर डिपेंड करता है। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट। वेरी गुड यार, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या क्या फर्क है? एक होता है शेयर होल्डर्स और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मतलब शेयर होल्ड करते हैं, स्टेक होल्डर पोजीशन होल्ड करते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास शेयर्स हो। ओके, वेरी गुड। और शेयर होल्डर कौन? मैं। ठीक है, स्टेक होल्डर मतलब सुनो, अगर कोई को भी कंपनी के होने ना होने, कर्तव्य या ना अनकर्तव्य से फर्क पड़े, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टेक होल्डर। एम्प्लॉय को फर्क पड़े क्या कंपनी से? हाँ, उसको सैलरी मिलता है भाई, तो वो क्या हो गया? स्टेक होल्डर।
मैंने सामान बाकी में दिया है कंपनी को, क्या कंपनी के होने ना होने से मुझे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली सर, मैं क्या हूं? क्रेडिटर। क्रेडिटर, कंपनी के बिहाफ में क्या हूं? क्रेडिटर हूं। तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? यस, मुझे पैसा मिलना है। ठीक है, तो जो भी लोग कंपनी से फर्क पड़ते हैं, कंपनी के कर्तव्य से फर्क पड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? स्टेक होल्डर। एग्जाम्पल क्या गया? ऑन्टरप्रेन्योर, प्रमोटर, कस्टमर, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, अच्छा यही सवाल के लिए हम लोग रुके हुए थे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वर्सेस, पता को नहीं? अरे पता को नहीं कि एंटरप्रेन्योर क्या हुए, क्या होता है? जो कंपनी स्टार्ट करता है। प्रमोटर कौन है? जो प्रमोट करता है कंपनी को। ओके, जो लेके चला जाता है। तो ओके, और कोई? प्रमोटर इन्वेस्ट करता है। ओके, एंड एंटरप्रेन्योर आइडिया लेकर आता है। और अरे पीछे में मेल किटी पार्टी बोल। ओके, ठीक बोला भैया। जिसने कंपनी को शुरुआत किया, जिसने नींव डाला, उसको बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। और उसमें कुछ कुछ नए नए तरीके के बिजनेसेस लेकर आ गए, नए आइडियाज लेकर आ गए, नए तरीके लेकर आ गए, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। भैया एग्जांपल दे दो। अपना धीरू अंकल को जानते हैं तुम लोग? छोटा मोटा कंपनी शुरू किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। धीरू अंकल को जानता है ना? तो धीरू अंकल जो है वो रिलायंस को शुरू किया, तो वो कौन हो गए? प्रमोटर हो गए। और अपना मुखिया जो है, मुखिया, वो क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, समझ में आया क्या? क्योंकि उन्होंने नए नए तरीके से जियो लेकर आया, धन धनाधन लेकर आया। ठीक है, तो बहुत सारा चीज लेकर आया, इनोवेट किया, तरीका लेकर आया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एंटरप्रेन्योर। तो जो बिजनेस करता है अलग अलग तरीके से, नए आइडियाज लेकर आता है, उसको क्या बोलता है? एंटरप्रेन्योर। और जो बिजनेस शुरू करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रमोटर। फंक्शंस क्या क्या है? प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आगे। फोकस क्या होता है? फोकस, फोकस, FOKAS, फोकस। बताइए क्या क्या है, बताइए। नंबर वन, कंपनी वाइड, अलग अलग कंपनीज है और आप कोई पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? कंपनी वाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या? पर्टिकुलर बिजनेस लाइन, मतलब मेरा बहुत सारा बिजनेसेस है, टाटा नमक भी बेचता है, मोटर्स भी संभालता है, पावर भी है, सब कुछ है। मैं स्पेसिफिकली मोटर्स को संभाल रहा हूँ, उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? पर्टिकुलर बिजनेस लाइन। पर्टिकुलर फंक्शन मतलब कई सारे फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, HR होता है। मैं मार्केटिंग में फोकस कर रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे अपन? पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, उसके साथ में फिर कंसर्न्स क्या क्या है? बिजनेस के कुछ कुछ कंसर्न्स होते हैं क्या? सबसे पहला कंसर्न क्या है? कि हमारा बिजनेस सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। सर्वाइव करने के बाद में क्या करेगा अपन? प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कमाने के बाद हम लोग क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद में क्या करेगा? अच्छा सोचेगा ना, पहले सारा तरक्की कर लिया जिंदगी में, फिर करेगा सस्टेनेबिलिटी। सोचेगा कि क्या और इंप्रूव कर सकते हैं, क्या और अच्छे कर सकते हैं। हेडफोन हटा देंगे, चार्जर हटा देंगे, ताकि देश का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन कर सके। फिर देखिए कि गवर्नेंस प्रॉपर्ली सारा एथिक्स वैल्यूज को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? ये ऑर्डर प्रॉपर्ली किताब में दिया हुआ है आपको, यही ऑर्डर दिया हुआ है। मतलब लोग इज्जत से क्या बोला? मतलब बिजनेस पहले तो क्या करो? आप सर्वाइव करो, फिर कुछ मत सोचो, प्रॉफिट कमाना है, कोई टेंशन नहीं है। एथिक्स वेथिक्स सब लास्ट में। पहले क्या? प्रॉफिट, फिर क्या? ग्रोथ। जब इतना कुछ कर लिया है, उसके बाद क्या? थोड़ा सोचो, थोड़ा भला कर लो, मतलब पहले खुद का धंधा कर लो। हम कल भी बोला था ना ये वाला बात, कि वो शाहरुख खान की लाइन नहीं है क्या? फर्स्ट बिकम रिच देन फिलोसॉफिकल। परफेक्ट है। पहले पैसा कमा लो बढ़िया से, उसके बाद जो करना करो बढ़िया से। उल्टा गवर्नमेंट ही बोलता बहुत पैसा कमा रहा है तुम, कमा रहा ना, ठीक है, तो थोड़ा कुछ सेवा भी करो। उसको बोलते हैं CSR एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? CSR एक्टिविटीज। मतलब फुल फॉर्म किसी को आता है क्या? पहली बार जिंदगी में CSR का फुल फॉर्म पूछ रहा हूं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे क्या आता है लड़का,
ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे सुनो ना, बीच में क्या हुआ, अब क्या हुआ, कोविड के टाइम में आया, कई कंपनी से डोनेट किया, आप बोलते क्या झकास कंपनी है यार, डोनेशन करता है, कितना हेल्प करता है, उनका तो बढ़िया हो गया, उनको तो वैसे भी भला करना ही था बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट भला करना ही था, और उनका उसी के अंदर गिर गया। ऐसे सुना होगा बहुत सारे कंपनीज के, बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्लीनिनेस करवाता है, कोई एरिया डेवलप करता है, तो ये सब कुछ क्यों आ रहा है इसमें, क्यों आ रहा है, बिकॉज यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द व्हाट people, you have a responsibility towards the people, that is why you putting it, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, सीएसआर इंट्रोड्यूस किया ना गवर्नमेंट ने, तो कंपनीज लोग जाके बोला कि भैया ऐसे हम लोग भला करने के लिए रेडी है, क्योंकि अपन पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अनशन जो कमा रहे हैं ना, वो लोग को बोलता है कि तू सीएसआर कर, तू भी सीएसआर कर, तू भी सीएसआर कर, ठीक है। एंड हम तो बोलता है जितना भी जन है यहाँ पे बैठा हुआ, अपन सब सीएसआर एक्टिविटीज करें, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सीएसआर एक्टिविटीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अनशंड, पैसे तो सभी कमाता है, मैं भी कमाता हूं, बट अनशंड कमाना गरीब नहीं रहने का, समझ में आया क्या, आगे बढ़ने का, ओके, समझ में आया क्या। अब सुनो, तो गवर्नमेंट के पास गया कंपनी लोग, जानना है क्या, और बोलते हैं कि हम लोग ऐसे खर्चा तो कर रहे हैं, हाँ पार्क भी बनाया है, बिल्डिंग भी बनाया है, इसका खर्चा मैं बुक्स में ले सकता हूँ क्या, मतलब कि खर्चा बुक्स, गवर्नमेंट मतलब कोई दरकार नहीं, करो बिजनेस अपना संभालो, ये अपना सेवा में करो, ना कोई डिडक्शन ना कोई एक्सपेंडिचर, मजा करो जाओ, इस तरीके से, समझ में आया क्या। हाँ, एंड यू नो देयर आर, व्हेन यू लर्न इनकम टैक्स एंड ऑल, देयर आर लॉट ऑफ डिडक्शंस दैट यू गेट, ठीक है, प्री कोविड डिडक्शन कंपनी लोग लाहे लाहे डोनेट कर रहे थे, जैसे ही बोला 80 जी का वो मिलेगा डिडक्शन, सब लोग हाँ मेरे तरफ से भी लो, मेरे तरफ से भी लो, ऐसे कैसे, सेवा करना जरूरी है, ये लो, समझ में आया। ओके, क्या क्या मोड हो सकता है बताइए एक बार के लिए, क्या क्या लिखा हुआ देखिए। अच्छा सुनो ना, ये कंसर्न्स क्या क्या है, सर्वाइवल, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, फिर ग्रोथ, फिर सस्टेनेंस, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर गवर्नेंस, फिर वैल्यूज एंड एथिक्स, लास्ट में रखा है वैल्यूज एंड एथिक्स को, ठीक है। मोड, मोड क्या क्या है, ट्रेडिशनल, फिजिकल, ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब क्या था, जिसका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं, सिंपल सा बात है सर, मोड दो ही है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये ऑफलाइन का अलग अलग नाम दिया हुआ, ट्रेडिशनल मेथड, फिजिकल मेथड, ब्रिक्स एंड मॉर्टर मेथड, एंड दूसरा क्या है आपका डिजिटल, या फिर और क्या क्या डिसिप्लिन आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, लॉज, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, चलेगा। बेस्ट चीज क्या होता है, क्या नेक्स्ट पेज से पेज चैप्टर शुरू होगा आप लोग, मेरे को ऐसा मत देखो, मैंने किताब नहीं बनाई, हाँ देख लो, वो पूरा शरीर को आगे किया हमको देखने के लिए। आइए दीदी, अब शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर प्रॉपरली, अभी तक भैया क्या किया, ओवरव्यू, और आपका ओवरव्यू में भी एमसीक्यू बन सकता है, क्या करें हम, ठीक है। सबसे पहला तीन या चार, सॉरी चार शब्द, चार शब्द आपको सिखाने जा रहा हूं मैं। सबसे पहला शब्द आप लोगों को आता है, स्ट्रैटेजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी, लैंड खरीदना, प्लानिंग, क्या बात है, और प्रोपेगेंडा, अरे पर्यायवाची शब्द नहीं बोलने बोला आपको, सिनोनिम्स, यस, द अंग्रेज पीपल्स, सिनोनिम्स, हाँ जी शिवम जी, कैसे करना है, ओके, हाँ वही बात है, अगर मेरे को अपने कंपटीशन से आगे जाना है, अगर मुझे नेक्स्ट ईयर मानना है कि भैया मैं और अच्छे बच्चों को पढ़ाऊं, क्वांटिटी में बोल रहा हूं, ठीक है, और कंपटीशन को वैनिश करवा दो, तो आई हैव टू व्हाट, मेक स्ट्रेटेजीज, कि किस तरीके से मैं अपने प्लानिंग करके दूं, ताकि आई एम हैविंग एन एज अगेंस्ट माय कंपटीशन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, स्ट्रेटेजी, बात समझ में आपको, ठीक है। क्या लिखा, बिजनेसेस ड्रॉ स्ट्रेटेजीज टू बीट व्हाट, देयर कॉम्पिटिटर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स, क्या क्या क्या, हाँ एग्जैक्टली exactly. सामान जब आता है मेरे पास में और जाता है तो खर्चा होता है ना, उसको अपन बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स तो है वो दो टाइप का होता है, तो लॉजिस्टिक्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, दो टाइप्स, एक होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, क्या होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, भैया दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है आउटबाउंड, ठीक है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सुनो, ये मेरा फैक्ट्री है,
ठीक है, ओके। मेरा फैक्ट्री झकास फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं झकास आइटम्स बनाता हूँ। ओके, अब क्या हुआ, मेरे को सामान बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो है सोर्स से आएगा ना मेरे पास में, तो ये जो रॉ मटेरियल लाया, तो इसको लाने का कुछ खर्चा है या नहीं है। इसमें क्या हुआ, सामान बाहर से मेरे फैक्ट्री में आया है ताकि मैं सामान को बना सकूं, इसको कहा जाता है इनबाउंड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस वगैरह होगा मेरा सामान में, ठीक है। अब प्रोसेस वगैरह हुआ, सॉरी तो ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। सामान बनाया मैंने, और मैंने बनाया, ठीक है, एक फोन, और इस फोन का नाम है झकास फोन, जेपी, ठीक है। जेपी बनाया, अब जेपी को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए भी क्या लगेगा, मेरे को खर्चा लगेगा। इसको मैं बोलता है क्या, आउट बाउंड लॉजिस्टिक्स। बात समझ में, मतलब कि लाने जाने का खर्चा। हाँ सेम सेम, क्या बात है, कैरेज इनवर्ट कैरेज आउटपुट सुना ना आप लोग ने, ठीक है, सुना ना। अरे खाता जब बनाता है वही है, सेम, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट नंबर 3 क्या, बुल। अरे भैया जानवर का नाम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, हाँ ये तो पता है लोगों को, ये तो हर्षद मेहता जी जैसे आए, वो जो बिग बुल जब आया मार्केट में तो सबको प्यार हो गया। हाँ बताइए, राकेश झुनझुनवाला जी से, ओके बताइए क्या है मैडम बुल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ एनिमल विच इज डेंजरस लुकिंग। क्या, इट इज द ग्रैंड वर्जन ऑफ गाय माता। जैसे होता नहीं वो i10, ग्रैंड i10, i10 नियोस, इट इज द ग्रैंड i10 नियोस वर्जन ऑफ गाय माता। बताइए बुल का मतलब क्या होता है, खुशी पारिक जी। एग्जैक्टली नहीं पता तो अनएग्जैक्टली बता दो। हम तो बताएगा ही, वो तो आपको पैसा दिया ना, आप बताओ। बोल रहे किसको पता है, बुल बोल। अगर मार्केट में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहा है, लोग बाग पॉजिटिव है मार्केट के लिए, जैसे अभी हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आज कौन सा डे है, आज सैटरडे है ना, आज फ्राइडे है। अरे क्या हो रहा है देखो तो, मार्केट उठा हुआ है क्या, ग्रीन साइन होके रखा है क्या निफ्टी, निफ्टी ग्रीन साइन होके रखा है क्या, बंद ही हो गया निफ्टी, कहा गया, अरे सदगुप्त जी। अरे वो हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही वो देखने आए थे सेंसेक्स निफ्टी को, हाँ हाँ। ठीक है, क्या निफ्टी बढ़ रहा है क्या, ग्रीन साइन इज शोइंग दैट द मार्केट इज पॉजिटिव, द मार्केट इज पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, लोगों को लगता है कि और प्राइसेस बढ़ेगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मार्केट और बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, बुल। इसलिए हर्षद मेहता जी को क्या बोलते थे, बिग बुल, बिकॉज उन्होंने मार्केट को उठाकर ऊपर लेकर चले गए थे। और बुल कैसे मारते देखा आपने, भैया पता नहीं, मार नहीं खाया इसने, अरे मतलब ऐसे मारता है बुल, ठीक है, इसलिए बुल बोला नाम। और नेक्स्ट क्या है, बेयर। आपको तो ना बेयर कार्टल सुना था ये वर्ड, किसने दिखाया, कौन देखा स्कैम 1991, तुम देखा नहीं है, नहीं नहीं बाकी लोग नहीं देखा है ये क्या होता है फिर, किसने नहीं देखा अभी तक, थोड़ा पानी लो रहे तुम लोग, देखो अच्छा सीरीज देखना चाहिए, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि सीरीज वगैरह खराब होता है जिंदगी में, अच्छा सीरीज नहीं देखता अपन, तुम वो अनुपमा देखता ना, इसलिए ये सब होता है। और हमको पता चला कल बहुत भारी, कल हम गया था ना वो राखी के लिए, तो को पता चला बहुत भारी शो आता है ये डेली शो, वो ये 35 टाइम्स वही क्या 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 क्या, ऐसे ही होता है ना, होता है हमको क्या, तुम बताओ, तुमने दिखता रोज, तो ये सब देखा कर तुम। क्या मार्केट अगर पेसिमिस्टिक है, मार्केट गिरता है, नेगेटिव लग रहा है, बोलता है मार्केट करेक्ट हो रहा है, गिर रहा है मार्केट में, हमको ना पैसा निकालने का मन कर रहा है मार्केट से, उसको क्या बोलता है, बेयर। क्योंकि बेयर ऐसे मारता है, बुल कैसे मारता है, ऐसे, बेयर कैसे मारता है,
समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया ना? पक्की बात? ये देख लो, चलो रीड कर लो फटाफट। बताओ। कोई डाउट्स यहां तक? सॉरी सर। बुलिश एंड बियरिश, देखो जब मार्केट बढ़ रहा होता है ना, तो वी डोंट कॉल कि मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट पॉजिटिव है। इधर भी से था मार्केट सेंटिमेंट्स आर हाई, या फिर अपन बोलते था कि मार्केट इज गोइंग बुलिश। जब आप बाद में प्रोफेशनल्स हो जाओगे ना, तो यू नॉट बी सेइंग, जैसे एग्जांपल द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड, अब बोलते हो क्या आप लोग? क्या बोलोगे? इट इज वॉइड। सही बोलते हो ना, वॉइड बोलते हो आप लोग, कि वो एनफोर्सेबल नहीं है। इस तरीके से वर्ड यूज करते हो, वॉइड यूज करते हो। और देखते ही देखते जब आप लॉ वगैरह पढ़ते हो, तो यू कम अक्रॉस लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि आप डे टू डे लाइफ में आप यूज करोगे, राइट? तो सिमिलरली जब मार्केट्स के बारे में बात करोगे, डोंट, इफ यू आर अ कॉमन पर्सन तो आप बोलोगे मार्केट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बट जब थोड़ा सा आप नॉलेजेबल हो जाओगे तो बोलोगे मार्केट इज बुलिश, बेयरिश। ठीक है, इस तरीके से आप बात करते हो, तो इसलिए इसको टर्म कहा गया, बुलिश एंड बेयरिश। समझ में आया? चलो, हो गया, डन, खत्म। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस है क्या रे बीसी के पढ़ना, सीए के लिए? है ना सर, पढ़ा रहा है ना हम लोग को। ठीक है, जरूरी है। क्यों क्यों क्यों? ताकि सीए शैल बी एबल टू कंडक्ट द ऑडिट व्हाट डिलीजेंटली, मतलब अच्छी तरीके से, प्रॉपरली, प्यार मोहब्बत से, ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द नुआंसेस, मतलब हाँ, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, पहलू, क्या बात है, ऑफ बिजनेस हुज अकाउंट्स नीड टू बी ऑडिटेड। बात समझ में है कि अगर मेरे को बिजनेस के बारे में पता चलेगा, तभी क्या होगा, हमको अलग अलग बिजनेस के आइडियाज होंगे, और तभी मैं प्रॉपरली ऑडिट कर पाऊंगा। यही पॉइंट बताया हुआ, इसीलिए हमें बीसीके पढ़ना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, ये पता है क्या आप लोगों को? ये सब आप लोग का डोमेन वाला क्वेश्चन है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पता है क्या? क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ना। अरे सेवा दे रहा हूं बेशर्मो। ठीक है, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज व्हाट डूइंग फॉर अ लिविंग। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मम्मी रोटी बना के देती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मम्मी बोलते हैं क्या बदले में? पहले 30 रुपए डाल। हाँ, नहीं बोलती है ना, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज डन बाय हार्ट, दिल से किया जाता है, जिसमें कोई भी मन में क्या है, विचार भावना नहीं है, बस मन किया कर दिया, उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन इकोनॉमिक। और जो कैलकुलेटिव, प्रॉपरली प्लान्ड, सोच के, रिसर्च करके, रैशनल होके, रैशनल जानबूझ के, पूरा दिमाग को यूज करके, एनालिसिस करके अगर आप कुछ कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? बोलो। मैंने बोला कि अगर मैंने सोच के, समझ के, रैशनल होके, समझ के अगर कुछ कर रहा हूं मैं एक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे अपन? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक। और जब यहां से कर रहा हूं या यहां से कर रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बोलने का नहीं तो लास्ट चीज यही कि वो डांस करके पढ़ाना पड़ेगा, यही बचा हुआ बस, अब उसी स्टेज में पहुंच चुका है। ठीक है, आइए, खुशी जी पहले पढ़िए लाइन, सारा मैं ही पढ़ू क्या? all that all that we do to earn economic activities unless or not ठीक है, जो अपन लिविंग के लिए करता है उसको क्या बोलता है अपन? इकोनॉमिक। बाकी लोग क्या है फिर? economic activities are diverse by nationality. What do I एक बार रैश, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय रैशनल, क्यों? व्हाट डू आई गेट इट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय रैशनैलिटी, मतलब आप सोच समझ के क्यों कर रहे हो, वो आपको पता है। व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, ये आप सोचते हो, इसको करने से मुझे फायदा क्या मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सुनो, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये सवाल। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गया? जो सेंटिमेंटल, इमोशनल, एल्ट्रुइज्म, मतलब सेल्फलेस कंसर्न। हाँ, मैं रैशनल है।
ठीक है, नेक्स्ट बता, नेक्स्ट लास्ट लाइन, ये अच्छा पॉइंट है, इसका तुम्हारा जवाब, ये तुम्हारा जवाब का आंसर। हाँ पढ़ो। Non-economic activities also become necessary. That is time management are needed to make it better. No initial investment and expenses for day-to-day. समझ में आया ना? अभी अगर मेरे को सेवा के भावने में पिज्जा खिलाने का है, तो मेरा डोमिनोज ना चाचा जी का बेटा लगता है, ना उसको डिलीवरी बॉय कुछ लगता है मेरा, तो उसको हमको पैसा देना पड़ेगा। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोग सेवा भावना करने के बावजूद भी उसमें पैसा का एलिमेंट तो होता ही है, मनी इज इन्वॉल्व इवन दो यू आर कैरिंग आउट अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो हैव व्हाट इकोनॉमिक डायमेंशन। बात समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक तीनों पॉइंट समझ में आया कि अभी प्यार मोहब्बत से लिखा है लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पूरा पूरा पढ़ना है क्या पैराग्राफ? मजा आ जाएगा बता रहे जिंदगी में। ठीक है, ये पढ़ने का है सोने से पहले। ठीक है, चलो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इनकम जनरेटिंग, ऐसे एक्टिविटीज करो बाहर बनो जो हमको पैसा देवत है, उसको क्या बोलेंगे अपन? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि प्रॉपर्टी से पैसा कमाओ। ठीक है, सुनो, अब पैसा जो है ना, सुनो, पैसा रिसीव किया या अर्न किया? आप लोग को पैसा रिसीव करना है या अर्न करना है? अर्न करना है। अपने को कमाना है। अब कमाता दो तरीके से, एक खून पसीना एक करके बहा के, खून थोड़ी ना बहाएगा तुम लोग, खून पसीना बहाएगा बोलता है, फिर तो बहुत मुश्किल पोजीशन में है तुम। ठीक है, गलत गलत जगह में पानी चला गया होगा अभी तो तुम्हारा। ठीक है, अब बताओ हमको, खून पसीना एक किया, वो क्या करता है? ठीक है, बता, खून पसीना एक करके अगर आपने पैसे कमाया तो वो क्या हो गया आपका? वो क्या हो गया? अर्नड इनकम। उसको क्या बोलेंगे अपन? अर्नड इनकम। ठीक है, और दूसरा, अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस, ठीक है, पैसा लगाया हुआ है आपको कहीं कहीं, उससे भी आप पैसा कमाते हो ना, तो आपकी गलती है कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे तो गलत नजर से मत देखो, सही है, वो भी क्या है? कमाई है। आप खून पसीना एक करके पैसा कमाओ या आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू कमाओ, यानी कि जैसे कि लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, उसके थ्रू अगर आप कमा रहे हो तो वो भी क्या है? इनकम है। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर आप लेबर है और एंटरप्रेन्योर है तो आप खून पसीना एक कर रहे हो, तो वो किस में आएगा? अर्न इनकम में। और अगर आपके पास में लेबर, आप अगर आपके पास अगर आप लैंड है एंड आपके पास में कैपिटल, तो आप क्या कमाते हो? रेंटल प्रॉपर्टी इनकम कमाते हो, तो वो भी क्या है? इनकम है। तो इनकम कैन बी व्हाट? अर्न, और इट कैन बी व्हाट? फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया क्या? हम तो हिंदी वाला बोला था। ओके, चलेगा। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। ठीक है, सुनो सुनो, अब हम लोग एक्चुअली में इन जनरल कुछ बना पाते हैं क्या? हम लोग तो क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल्स आता है उससे कुछ सामान बनाते हैं। तो जो एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहा है जिससे हम लोग सामान ए से सामान बी में ट्रांसफॉर्म कर सके, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मैंने आपको पढ़ाया, आप सीए बन जाए तो आप लेवल 1 से लेवल ओ तो जाते हो नहीं जाते हो? यस। तो मैंने क्या किया? प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैरी आउट किया, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसफॉर्म किया। तो ये एक्टिविटी क्या है? इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज व्हाट? प्रोडक्टिव इन नेचर। बात समझ में आया आपको? वो एक्टिविटी कैरी आउट करना जो लाइवलीहुड से मतलब रखता है। ये सारे एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं अपन? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मैंने खूब सारे किताब बना दिए, मैंने खूब सारे किताब बना दिए, खरीदने वाले कोई नहीं, तो पहले मैं होऊंगा दुखी, उसके बाद कुछ फायदा खुद ही पढ़ लेगा कितना पड़ेगा सेम किताब को। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि देखो, मैंने सामान बना दिया, मैंने प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कैरी आउट कर दिया, बट अगर खरीदने वाला कोई नहीं है, कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, तो क्या हम उसको सच नजरों से इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हैं क्या? नहीं। मैंने बुक बनाया बट उससे मैं पैसे ही नहीं कमा रहा हूं, तो वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल नहीं हुआ। तो यानी कि वो एक्टिविटी जो कि इन जनरल क्या कर रहा है? कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है, जो सामान को कंज्यूम किया जाता है, जिसको डिमांड किया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट करने बोलेंगे। बात समझ में? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बहुत पैसा कमाया, अब आप सीए बनने वाले हो, अच्छा खासा 15-20 लाख रुपए का तो आप लोग पैकेज टान हो गई, सारा का सारा ऐसे उड़ाएगा क्या? पहला मंथ उड़ा देगा? क्या करेगा भाई 2 लाख रुपए का, तो वैसे उड़ाएगा? बताओ, सोचो बाई चांस आपने थोड़ा बहुत बचा लिया, ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत बचा लिया
तो उसके बाद क्या करोगे? मैं अपने दोस्त की शादी में गया था, ठीक है, सुपर टिकली जानता है? अब मतलब बच्चा लोग जो था ना, आप लोग सब लोग गए होगा एक एज से, ठीक है। आज समझो ना, मैं बोलता ना बीसी के 2 तरीके से पढ़ाऊंगा, अभी मैं ए में स्विच किया हूँ, ठीक है। तो क्या है, बच्चा लोग देखना, आपको पता है एक छोटा टिकलू होता है एकदम, अगर वो लड़की हुआ छोटा बच्चा एकदम टिकलू, तो वो लोग को अलग अटेंशन मिलता है, क्योंकि वो लोग अलग क्यूट होते हैं। देखो बाई डिफॉल्ट हमारा शक्ल, लड़का लोग नो ऑप्शंस, भगवान ने इनको ज्यादा क्यूट बनाया है, ठीक है। तो वो छोटा क्यूट इंपॉर्टेंस सब कुछ, अरे अरे तुम क्या कर रही हो, तुम कुछ खाओगी, ये सब कुछ, ठीक है। बच्चा लड़का भी होगा तो ठीक है, उपाय नहीं है कोई, ठीक है। एक तो हो गया थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा क्या हो गया, वो 10, 11, 12 पे पहुंच गया है, ऐसे कुछ पहुंच गया, तो उसका थोड़ा एक फ्रेंड सर्कल आ जाता है ना, ग्रुप रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इज्जत हल्का फुल्का मिलता है, ठीक है। सेम अप्लाइज विद गर्ल्स। बड़े हो गए तो फिर बड़े वाले ग्रुप में आप आ गए। एक मीडियम एज देखा आप लोगों ने, वो 6, 7 का बच्चा लोग, ऊपर से अगर वो लड़का हुआ, ऊपर से क्या हुआ, वो लड़का हुआ, लड़की होती तो फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्टेबल होता है, इज्जत ऐसे भी नहीं होता, बट फिर भी। बट क्या होता है ना, वो उसका ना कोई दोस्त ऐसा है, ना बड़ा लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना बच्चा के साथ में वो जाना चाहता है, समझ है ना, वो उनकी नजर में बड़ा हो गया है, हमारे नजर में फुद्दू है, समझ में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एज है। तो छोटा बच्चा 4, 5 का बच्चा, ठीक है, वो आया उस दिन, आपको पता है जैसे शादी के टाइम में जूता चोरी का होता है, क्या होता है, रियाज होता है ना, रसम, रिवाज, सॉरी, रिवाज होता है ना। तो जूता चोरी करने के क्या, तो जूता अपने पास ना नेचुरल सा बात है, मतलब अभी तक भगवान के दया से जितना भी दोस्त लोग का शादी हुआ है, मतलब मेरे शादी के अलावा, ठीक है, बाकी सारा दोस्त में जूता का जो डिपार्टमेंट है संभालने का, मतलब टाना टोनी करने का हालत मेरा है। बाकी वो लोग फिर छुपाने उपाने का काम वो लोग करते हैं, बट टाना टोनी होता है ना, लड़ाई झगड़ा करना एकदम प्रॉपरली, तो वैसा वाला एकदम पोजीशन में, ठीक है। तो वो भी अलग कॉमेडी था हम लोग का, मस्त, ठीक है। कि मतलब एक जूता का प्लानिंग हम करके रखा है, ठीक है, कि हम उसको बोला तुम दूसरा वाला जूता लो टानने की कोशिश करो, हम उसको बोला कि तुम दूसरा वाला पैर उठाओ जो मेरे हाथ की तरफ है, हम दूसरा को उठा के कटवा देगा पीछे साइड में, ठीक है। दूसरा वाला जूता जो था हम लोग लाहे से पहले वाला निकाल के साइड कर दिया, हो गया अपना सेफ कस्टडी, डन ट्रस्टेड, चलो बढ़िया है, प्लान सक्सेसफुल। सेकेंड वाला जो है उसमें क्या हुआ, निकाला, और थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि 3, 4 जन इन्वॉल्व, तो थोड़ा तो टाना टानी तो हो गई, अपन टानने में एक्सपर्ट, ठीक है, अपन टाना, फिर अपन कैच कैच खेल रहा है, ठीक है, ऐसे लिया उसको दे दिया, ठीक है, उसको दिया, इधर से इधर ट्रांसफर किया, टेंशन नहीं, चला जाएगा, पीस, दोनों जूता अपने पास, कोई स्ट्रेस नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो फिजिक्स पे थोड़ा वीक था, ठीक है, उसको जूता ऐसे पकड़ाया, नॉर्मल लॉजिक और फिजिक्स ऐसे फेंकेगा तो वो ऐसे क्या, और वो भूल गया कि जूता है, ढोल नहीं है, तो उसको ऐसे पकड़ ला, समझ पा रहे ना आप लोग? अरे आप लोग ग्रुप में रहता है ऐसे दोस्त लोग, वो ऐसे था, ठीक है, भाई दे दो भाई दे दो, हम लोग इधर आएगा, इधर कहाँ देख रहा तुम, ठीक है, वो नेचुरल से पता मिस कर दिया, मिस किया, अब उसमें तो चांस मिला था, आपको पता ही है, रिलेट कर पा रहे ना उस मोमेंट को, मेरा हाइपर लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा टांटोनी तो हम ही किया है, ठीक है। तो वो भगवान के दया से उठा लिया, हमको पहले लगा था उसका फिजिक्स खराब है खाली, अब हमको समझ में आया कि उसका जजमेंट भी खराब है। वो एक होता है कि आप फटक से हाथ से छोड़ दिया, तो आप गलत वाला को दे दिया, तो समझ में आता है, चलो ठीक है गलती हो गया, कोई बात नहीं, मतलब 2 थप्पड़ मार के बढ़ा दो उसको, कोई बात नहीं। बट अगर आप ऐसे 40 सेकंड टाइम ले कि कहाँ फेंकना है, उसके बाद में, ठीक है, जैसे हम लोग का आदमी ऐसे खड़ा है यहाँ पे, मतलब वो यहाँ है, यहाँ है, तो क्या करोगे, वो वेट कर रहा है, बोला 2 2, वो जज कर रहा है, जज करते करते वो फेंका है, और फेंका एग्जैक्टली लड़की वालों के हाथ में है, अब वो हो सकता है, ठीक है। वो क्या होता है, मैं कंफ्यूज हो गया था कपड़ा देख के, हम लोग 40 सेकंड में तुम क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था उधर पे, ठीक है। तो नेचुरल से पता गया, एक जूता तो गया, अब तो बाई डिफॉल्ट का बेटा जो है ना, लो वही 4, 5 साल का बच्चा, नॉट इम्पोर्टेंट, वो आता है, ठीक है। तो वो आया, वो बोलता है कि भैया आप हमको जूता दे दो, हम बोला क्यों, बोलता नहीं हम फिर जीजू से ना रुपया मांगेगा, मतलब कितना रुपया मांगेगा, बोलता 1 लाख रुपया मांगेगा, हम बोला शक्ल देख रहे हैं, 1 लाख रुपया मांगेगा, मतलब 1 लाख। तो उसको बोला अंदर आओ बैठो तुम, ठीक है, बैठा है, तो उसको पूछा कि 1 लाख रुपया क्या करेगा, तो इन्वेस्ट करेगा, नहीं मेरा भी यही रिएक्शन था, क्या बात है,
तुम बैठो यार, तुम्हारा टूल लेके आएगा तुम्हारे लिए, बैठे खड़ा क्यों, बैठो। इन्वेस्ट करेगा, किस में करेगा, मतलब पबजी के कॉइन्स में। मेरा जो इज्जत था ना यहाँ से, नहीं हम चला गया फिर, हम अपने दोस्त को एक बार थप्पड़ मार के आए। देखो ऐसा होता है तुम्हारे वजह से। और ये लोगों को कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है, ये लड़की वाला लोग को कोई रेस्पेक्ट नहीं होता, बता रहे तुम लोग। ये लोग आता है, डिमांड करता है 1.5 लाख रुपए और 1500 लेके चला जाता है। क्या नहीं चलता। एक आंटी थी तो रूठ गया था, बोलता है ऐसे थोड़ी ना होता है, हम लोग भी ऐसा होता है, हम लोग को भी तो रुपया देना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम लोग ठीक है बैठो, इसलिए हिसाब करता है बैठ के। बड़ा मजा आया था डिबेट करने में, तो मजा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट समझ में आया क्या, अगर पैसा बच गया, तुम्हारा कमाई का जो पैसा है वो अगर बच गया, तो कहाँ क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, पबजी में नहीं बट नॉर्मल कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। वो पैसा अल्टीमेटली बैंक अपने पास रखेगा या कहीं आगे पास ऑन करेगा, आगे शायद गवर्नमेंट ले ले और गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगाए, देश का डेवलपमेंट में लगाए। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आएगा यहाँ तक, बिल्कुल कोई भी डाउट्स मुझे बताओ, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे 4 पॉइंट्स पढ़ा, क्या नंबर 1 इनकम जनरेटिंग, 2 तरीके से, या तो आपने अर्न इनकम कमाया या फिर आप प्रॉपर्टी इनकम। नंबर 2 प्रोडक्टिव किया अपन, अगर कुछ सामान से कुछ सामान में कन्वर्ट करें या ट्रांसफॉर्म समथिंग, तो उसको क्या बोलेगा अपन, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। केवल सामान प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, उसको कंज्यूम करना भी जरूरी है, इसलिए उसका सामान पर डिमांड होना चाहिए, तभी हम लोग उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, जो पैसा बच गया, अर्न इनकम, जो आपने स्पेंड नहीं किया, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेगा, अनस्पेंट इनकम। सॉरी मैंने अर्न बोल दिया था, अनस्पेंट इनकम जो है उसको अपन क्या करेंगे, सेविंग्स इन्वेस्ट करेंगे, जो कि गवर्नमेंट पैसा लेकर आगे जाके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में लगाएगा। तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे, ठीक है। डन। क्या बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या इकोनॉमिक, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस है। सवाल रिपीट करो, क्या सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस है, नो। यू आर सेइंग कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस नहीं। एग्जांपल, इशिका, वेरी गुड, ठीक है। अब जैसे इशिका के पास में एक 2 टेबल है, ठीक है, घर पे, वो उसको बेचती है, पैसा कमा लिया उससे, OLX पे बेचा, ठीक है, बेस्ट क्लास टेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल, आई हैव जंप्ड 5 टाइम्स, नथिंग हैपेंड, ठीक है, तो बिक गया, इससे पैसा कमा लिया। बट क्या ये इसका बिजनेस है क्या, नहीं है ना। तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस नहीं होता है, बट बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी है या क्या, सॉरी एग्रीकल्चर बिजनेस है या क्या, अगर खुद कंज्यूम करे तो नहीं है, बट अगर बाहर बेच रहे तो। समझ में आया क्या, एक बार रीड कर लेना सारा पॉइंट्स को फटाफट, तारा तारिया, वो जो बताया वही है, बस इंग्लिश में। अगर यहां से दिक्कत हो रहा है तो आप लोग के पास सॉफ्ट कॉपी मेरा ग्रुप में डाला हुआ है, या तक किसी को हैवी नहीं लग रहा ना अभी तक, कूल। डन, रीडिंग कर लिया, डन 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 डन। ओके, ये तीनों डिफरेंस देखा भी आता है क्या आप लोगों को, बिजनेस, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं पहले बता देता हूँ, आप लोग रीडिंग करोगे, ठीक है।
बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में किसमें अच्छा खासा पूंजी लगता है, किसमें गारंटीड इनकम मिलता है, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल को कभी कभी फीस क्या पता लेट से भी मिल सकता है, कभी ऐसा हो सकता है, राइट। तो किसमें गारंटीड इनकम मिलता है, किसमें स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए, ठीक है, किसमें एथिक्स कोड्स रहता है ज्यादा, एथिक्स एंड कोड्स किसमें ज्यादा रहता है, प्रोफेशनल, क्योंकि हमारा एक प्रॉपर प्रोफेशनल एथिक्स रहता है। आपकी तरफ से भी एक कोड ऑफ एथिक्स है आईसीआई की तरफ से, जो आपको फॉलो करना है वंस यू क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। बात समझ में आया क्या, किस पे सबसे कम लागत है, एम्प्लॉयमेंट में कम लागत है, बिजनेस करने में कम लागत है, ठीक है, बिजनेस करने में ही तो लागत है, सही बात है या नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई लागत है कि अपना नहीं है। कोई स्पेशलाइज डिग्री किस में चाहिए आपको, प्रोफेशनल डिग्री में, ठीक है। अगर एम्प्लॉय जो है वो क्या कमाता है, वेजेस या फिर सैलरीज, प्रोफेशनल्स क्या कमाता है, प्रोफेशनल फीस, एंड बिजनेस क्या कमाता है, प्रॉफिट्स, ठीक है। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात यहाँ पे। ओके चलिए रीड कर लीजिए फटाफट, ठीक है। पूरा पूरी आपके पास 2 मिनट है, ये और ये दोनों पढ़ना, हाँ। 1 मिनट ये, 1 मिनट वो। चलो जी आते हैं, ये दो वर्ड्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, अगर देश का ओवरऑल जीडीपी जो है ना वो अगर इंक्रीज हो रहा है, देश का जीडीपी जो है इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, मतलब क्या है, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। तो अगर देश का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो अगर जीडीपी देश का बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेगा अपन, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, समझ में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया एग्जांपल दे दो, एग्जांपल, आप ट्रेन में गए, वहां का वॉशरूम बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, वो पता ही है, ठीक है। तो देश में वॉशरूम तो बन रहा है, ट्रेन में खूब वॉशरूम है, क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट साफ वॉशरूम मिले, जाते ही आपको बढ़िया सुगंध मिले, बदबू नहीं, सुगंध, तो उसको क्या बोलेगा अपन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात समझ में आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इंप्रूव हो रहा है तो क्या बोलेगा अपन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर एज अ होल जीडीपी बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, एंटरप्रेन्योर क्या है? उसको कौन बोलता है, एंटरप्रेन्योर, ओके। एंड व्हाट इज अ बिजनेस पर्सन, जो प्रॉफिट कमाना। नॉर्मली अगर बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो, जैसे चल रहा है वैसे चलते आ रहा है, अगर आपके पापा या फादर या मदर जो है वो अगर बिजनेस कर रहे हो तो करते आ रहा है आराम से, दे आर कॉल्ड अ बिजनेस पर्सन। और अगर आप गए कोई नया तरीका लेकर आ गए, कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेकर आ गए, तो यू विल बी टर्म्ड एज अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब सुनो, यहां तो समझ में आया आपको, दिस इज लाइक फेज 1 कंप्लीटेड ऑफ चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब सुनो, बिजनेस का खाली हेडिंग देखो, खाली हेडिंग क्या लिखा हुआ है, समझ रहा, मैंने क्यों डोमेन्स अलग से बताया आपको, वो क्या था, बीसीके का डोमेन्स, ये क्या है, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला चीज, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में, एंड
ठीक है, पक्की बात, ठीक है। 3 पॉइंट समझा रहा हूं, क्या क्या। हाँ, आपको इस बार पूरा का पूरा बीएसटी वाला फीलिंग आएगा, ठीक है। 3 चीज बोला मैंने, क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बगल में होता है सोल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन। सर आप तो बोले याद तो करना ही नहीं है, हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है, बट सोचो अगर 3 ऑब्जेक्टिव दे दिया और चौथा कुछ और दे दिया और आपने मिक्स कर दिया, सोचो कोई कंसिडरेशन उठा के दे दिया ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट में, तो अपना तो बेड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा अपना, समझ में आया ना। इसलिए तीनों का डिस्टिंक्शन जरूरी है, चलेगा, ठीक है। हमको थोड़ा अटेंशन दे दो, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ टफ नहीं है टॉपिक में, बट इट इज जस्ट कंफ्यूजिंग एंड यू शुड नो द पॉइंट्स, ठीक है, वेरी सिंपल पॉइंट्स, ठीक है। आइए, क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, जॉब क्रिएटर एंड नॉट सीकर। भैया जो बिजनेस कर रहा है वो जॉब बना रहा है या जॉब मांग रहा है, जॉब बना रहा है, वो लोगों को और जॉब देता है, प्रोफेशनल्स भी जॉब क्रिएट करता है, बट जिस स्केल में बिजनेस करता है क्या उस स्केल में कर सकता है, नहीं। प्रोफेशनल्स लोग अपना ऑफिस खोलेगा, 3 4 5 6 10 15 20 एम्प्लॉय रख लेगा, बट बिजनेसेस 1000 2000 5000 10,000 कितना एम्प्लॉयज रख सकते हैं, तो डेफिनेटली दे आर व्हाट, दे आर जॉब क्रिएटर्स एंड नॉट सीकर। नंबर 2, दे प्रोवाइड मोमेंटम टुवर्ड्स व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई सीधा सी बात है, देश में जीडीपी कैसे बढ़ता है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज बनता है। देश में गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाला कौन है, बिजनेस। तो बिजनेस जो है वो सामान बनाएगा, सर्विसेज देगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका, और गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा, तो देश में एज अ होल जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी अगर बढ़ेगा तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात। दिस पैरा जो है ना, ये पूरा जो लंबा सा पैराग्राफ है, दिस इज अ समरी ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड पहले का, जीडीपी होता क्या, एंटरप्रेन्योर क्या होता, सब कुछ इसमें दिया हुआ, चलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोला मैंने, दे प्रोवाइड व्हाट, मोमेंटम फॉर इकोनॉमिक व्हाट ग्रोथ। बात समझ में आया आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होता है या नहीं होता है, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो भारी है या नहीं है ना, अच्छा खासा पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो ये वाला पॉइंट इजी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या है, जेस्टेशन का मतलब क्या है, जेस्टेशन का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी, तो ये अलग से वर्ड दिया है। जेस्टेशन का मतलब क्या है दीदी, assumptions, नो, गैस पे चलता है, खाना बना रहे क्या, अरे खाना का बात करो भैया, ओके। कोरी भी तभी बताओ, जेस्टेशन का मतलब क्या है, आपको रुकना पड़ता है, पेशेंस चाहिए होना पड़ता है, ठीक है, टाइम देना पड़ता है आपको। मतलब क्या हो सको, आप बिजनेस शुरू किए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेटअप कर दिया, क्या वो हाथों हाथ जिस दिन आपने फीता काटा उस दिन कस्टमर को दौड़ दौड़ के आएगा क्या, कि सामान दो सामान दो सामान दो हमको सामान दो, ऐसे आते हैं, वेट करना पड़ता है। किसी किसी दिन में काफी दिन तक कस्टमर्स नहीं आते हैं। जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या हाथों हाथ तो लाइन में वेट करते हैं बच्चा लोग, कि जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगा बच्चा घुस जाएगा, क्या थोड़ा वेट करना पड़ता है, 1 साल पढ़ाना पड़ता है, अच्छे से नाम बनाना पड़ता है, उसके बाद और बच्चे आते हैं और कस्टमर्स आते हैं, राइट बात है या नहीं है। तो यू हैव टू वेट, यू हैव टू शो द पेशेंस, दैट इज नोन एज जेस्टेशन। और अनसर्टेनिटी तो है ही, किसी दिन बढ़िया बिक्री हो गया, किसी दिन कस्टमर्स ही नहीं आए, दिस ऑलवेज व्हाट, बिजनेस में क्या है, अनसर्टेनिटीज तो है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा पॉइंट है ये वाला, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज। सुनो, हो सकता है कि बिजनेस अलग अलग फॉर्म में आप कर रहे हो, छोटे बिजनेस कर रहे हो या बड़े बिजनेस कर रहे हो, हार्डली मैटर्स, बट हर बिजनेस का अपना एक सिस्टम रहता है, ठीक है। आप बोलोगे पापा, जो पापा बिजनेस करते हैं उसमें तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं, सब में सिस्टम होता है, कितना टाइम में खुलना है, कितने टाइम में बंद करना है, कैसे परचेज कराना है, कितना कैश पेमेंट करना है, कितना गल्ला में रखना है कैश, सब रहता है, सबका हिसाब रहता है, कितना लिक्विड कैश रखना है, कितना बैंक में रखना है, सब के सब, छोटे बिजनेसेस से लेके बड़े बिजनेस तक सबका प्लान रहता है। एवरीबडी सिस्टमैटिक, एवरीबडी इज व्हाट, ऑर्गेनाइज, एवरीबडी इज वेरी एफिशिएंट। लुक एट योर पेरेंट्स, दे आर सो एफिशिएंट, राइट टाइम में निकलना तो निकलना ही है काम के लिए, चाहे कुछ भी हो जाओ। दैट इज वाई वी कैन नॉट वर्क एज हार्ड दैट दे हार्ड वर्क। पता है आपको, सच बता रहा है, ये मानोगे या नहीं मानोगे, लुक एट देयर एज, वन। नंबर 2, लुक एट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दे डू, इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल है कि हम अपने पेरेंट्स से जितना, देखो सीधा सा बात है, आप लोग पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप लोग ब्लेस्ड हो, ऑब्वियसली दैट इज वन कंसिडरेशन दैट यू हैव टू टेक, कि आप लोग ब्लेस्ड हो, कि आप लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। बट आप समझो, अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा एंड यू हैव टू वर्क एज हार्ड लाइक योर पेरेंट, कैन यू वर्क सो हार्ड? तो उन्होंने क्या बोला, आपको एक सुपीरियर डिग्री ले लो ताकि आपको उतनी मेहनत ना करना पड़े, आप अपने नॉलेज पे मेहनत कर लो ताकि आप आगे जाके उतना मेहनत ना करो, ठीक है। बट देयर हैज टू बी अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना मेहनत वो करते हैं हमारे लिए, फैमिली को चलाने के लिए, उतना हम नहीं कर सकते। एंड मैं पेरेंट का बात करो, मतलब खाली आप डैड या फिर मॉम का बात नहीं कर रहा था, जो भी एसोसिएटेड लोग हैं वो लोग भी, मॉम कितना काम करती है, उनके बिना घर नहीं चलने वाला हमारा एक दिन भी, है या नहीं। फादर अर्न करते हैं अपने, कोई बिजनेस में होंगे, कोई सैलरी में होंगे, किसी भी तरीके से, सो पंक्चुअल, ठीक है, सेविंग्स करना। तो दे लिव्ड इन डिफरेंट जनरेशन वेयर सर्वाइवल इज द मेन थिंग, एंड वी लिव इन अ जनरेशन वेयर ग्रोथ इज अ बिग थिंग, राइट। ग्रोथ जो है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया आपको? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पर्सन हु इज डूइंग अ बिजनेस आल्सो, चाहे वो छोटा रूप में चाहे वो बड़ा रूप में, आर व्हाट, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंटली ओरिएंटेड। एफिशिएंसी ओरिएंटेड, एवरीबॉडी इज व्हाट, एफिशिएंट। लास्ट पॉइंट, क्या आप बिजनेस ऐसे करते हो या कुछ ऑब्जेक्टिव होता है आपका? ऑब्जेक्टिव होगा, पर्पसफुल होगा, भैया हमको प्रॉफिट कमाना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, इस साल हमको 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है, नेक्स्ट ईयर 3 करोड़ कमाना है, और बिजनेस एक्सपैंड करना है, नए चेन्स खोलने हैं, नए ब्रांचेस खोलने हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे 5-6 पॉइंट मैंने बताया, क्या क्या बताया आपको? नंबर 1, एक और पॉइंट है शायद पीछे, यस, ठीक है, जॉब क्रिएशन एंड नॉट सीकर। नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ मोमेंटम दिखाते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट व्हाट, इंटेंसिव, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है क्या, इंटेंसिव, क्योंकि अच्छा खासा पैसा लगता है। जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज हमेशा बिजनेस में होता है। दे आर सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट, एफिशिएंसी ओरिएंटेड। एंड लास्ट पॉइंट, खुद का एक ऑब्जेक्टिव और पर्पस होता है। प्लीज वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, बिकॉज वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हल्का सा रीड कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये बोला हुआ है, पहले हम लोग हल्का सा समझ दे देता हूँ आपको, उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो बिजनेस में मेनली फोकस किसके ऊपर होता है, कि प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अच्छा धंधा करना है, ग्रोथ करना है। पर आपको लगता है नहीं कि बिजनेस जब होता है, एक बड़ा कंपनी जब कोई एरिया में आता है, ठीक है, उसकी वजह से खाली प्रॉफिट से वो लोग कमाता है, या पूरे देश का, पूरे एरिया का इन जनरल डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है ना। कई अच्छे कंपनीज जो होते हैं वो कई सारे सीएसआर अच्छे एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, अपना एरिया डेवलप करते हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, प्लांटेशन वगैरह कराते हैं, तो एज अ होल ना वो एरिया सुंदर हो जाता है। जमशेदपुर देखा है ना आपने, वो एक कंपनी की वजह से तो है अल्टीमेटली, मेनली तो बहुत कुछ है, बट मेनली क्या है, उस कंपनी की प्रेजेंस की वजह से कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वहां पर? डेफिनेटली पड़ा। बात समझ में आया आपको? तो बोला है कि कंपनी जब आप खोल रहे हो आगे जाके, तो ऐसा नहीं है आप केवल प्रॉफिट के बारे में सोचो, आप खाली इकोनॉमिक मोटिव मत देखो, साथ में आप इकोलॉजिकल बैलेंस देखो, समाज के बारे में सोचो, सब कुछ के बारे में दिया हुआ है। एक बार रीड करके देखिए, आइडियलिस्टिकली बिजनेस मस्ट डिवोट लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स मोर एग्लिटेरियन, पार्टिसिपेटिव एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी। मतलब ऐसा नहीं कि केवल आप आपके बारे में सोचो, सबका समाज का एक साथ बढ़ा के चलो, दैट इज सस्टेनेबल फॉर जनरेशंस। आप सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरीके से कंज्यूम करो कि आज नहीं आगे के जनरेशन को भी मिले। द आइडियल करस्पॉन्ड्स टू द आइडियल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट at business level can be interpreted as a simultaneous pursuit of profitability, people, well-being and the planet's sustainability। समझ रहे? आप प्रॉफिट के बारे में भी सोचो, पीपल के बारे में सोचो, और प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी सोचो। ये 3 पार्ट को आप लोग जब भी नोट्स निकालोगे तो मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आई विल हाईली इंसिस्ट कि आप लोग इसका प्रिंट आउट्स निकाल लो, ठीक है। इफ नॉट यू राइट इट डाउन, क्योंकि राइटिंग विल टेक टाइम, ठीक है। तो आप देख लो, अपने आप की चॉइस है, इसलिए मैंने आपको नोट्स सॉफ्ट कॉपी भी दे दिया, बट एज अ स्टूडेंट मेरे को ऐसा हमेशा लगता है कि इफ द नोट्स आर प्रिंटेड तो मैं कुछ कुछ मार्क कर सकता हूँ, स्टिकी नोट्स लगा सकता हूँ, कुछ अपने वर्ड्स में लिख सकता हूँ। आपने किताब से पढ़ा, मेन किताब से सोचो, उस मेन किताब में ऐसा कोई पॉइंट मिला जो हमारे नोट्स में बाई चांस नहीं हो सकता, ह्यूमन पीपल, ठीक है। तो उसको आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, अपने दोस्तों को भी बता दिया, मुझे भी बता दिया कि भैया आपने ना ये वाला पार्ट नहीं डाला, इसमें अपन ना ये पेज डाल सकते हैं। दैट्स अ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, यही कर रहे हैं अपन, ठीक है। पीपल वेलबींग, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, द पोलैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस सजेस्ट दैट बिजनेस मस्ट बी असेस्ड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक रिटर्न्स, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सोशल एंड इकोलॉजिकल रिटर्न्स। केवल आप बिजनेस को
प्रॉफिट की नजर से मत देखो, ठीक है, साथ साथ में ये भी देखो कि उसने कितना सोशल एंड इकोलॉजिकल रिटर्न्स किया है। In fact, the trend surely is towards the development of more holistic and more balanced features of business performance. We as society should be aware of and motivate the business which justify their purposes and conduct their businesses fairly, ethics, while caring for the community, society, and the environment in which it operates. Even though the once has been hammered on the businesses to be aware of the socially responsible, we all at our individual levels have to be aware responsible towards the economic। ठीक है, लास्ट का पॉइंट है, ठीक है, कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है ही, हम लोगों ने बिजनेस के ऊपर सब कुछ डाल दिया है, बट इन जनरल भी हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है। तो ये तो लास्ट वाला पॉइंट तो बेकार पॉइंट है, ये तो काट सकते हो आप लोग, ठीक है, ये फालतू का आ गया, ठीक है, चलेगा, ओके डन, समझ में आया? मतलब पूरा पैराग्राफ में समरी क्या है, आप केवल प्रॉफिटेबिलिटी पर मत सोचो, सोचना है प्रॉफिटेबिलिटी पर भी सोचना है, साथ में पीपल और प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी, यहीं पे बगल में देते हो इकोलॉजिकल एंड क्या एंड सोशल रिटर्न्स भी जरूरी है। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? पक्की बात, कोई इशू बताइए, कोई भी इशू? ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। पहले क्या पढ़ा? मुझे फ्लो में खत्म कराना पड़ेगा इसको, ऑप्शन नहीं है आपके पास में, मैं समझ सकता हूँ आपके ढंग को। पहले क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं नहीं पढ़ा है तो ब्रेक आ जाएगा बीच में, ठीक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का शॉर्टकट क्या है? सोल, SOLE। S stands for social, O stands for organic, L stands for legal, ethical, environmental and E stands for economic। वापस एक बार, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है? सोल, S stands for ऑर्गेनिक, लीगल, ठीक है, बहुत सारे देखो सर सर्विसेज बहुत सारे दिए हुए, वेरी कॉमन, आप रीड कर सकते हो। देखो क्या क्या, कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, सोशल में बता रहा हूँ, सोशल में आपको बता रहा हूँ क्या क्या है, कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हेरिटेज, कन्वर्जन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर डिफरेंट एरियाज एंड ऑल, नेचुरल डिजास्टर हो गया तो आप आगे बढ़ो, ये सब क्या हो गया आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर क्या हो गया? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है? नॉर्मली भाई अपने जो एम्प्लॉयज है उसका वेलबींग रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी आप बिजनेस को सर्वाइव करके रखे हो या नहीं रखे हो, ठीक है, आप कहीं एम्प्लॉयज को मिसट्रीट तो नहीं करते हो, ठीक है, उनका प्रॉपर हेल्दी ऑप्शन रखते हो रखते हो, प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली खाली नाम का बढ़ रहा है या एक्चुअली में ग्रोथ हो रहा है, ये सब क्या हो गया? ऑर्गेनिक। सुना ना आप लोग ने, हमेशा हम लोग को ऑर्गेनिक डेवलपमेंट चाहिए रादर देन आर्टिफिशियल। बोलते ना इंस्टाग्राम में फेमस होते हैं ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चाहिए अपने को, क्या अपना रियल फॉलोअर्स अपने को चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन जबरदस्ती का फॉलोअर्स को खरीद लिया और आगे बढ़ गए। बात समझ में आया? ऑर्गेनिक, रियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इकोनॉमिक तो पता ही है आप लोगों को, सेल्स, प्रॉफिट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंसी होना चाहिए, पैसे को सही इस्तेमाल किया, वो क्या है? इकोनॉमिक। सही तरीके से बढ़ा, ऑर्गेनिक। देश के प्रॉफिट्स के अलावा बाकी समाज के बारे में सोचा, सोशल। और लीगल एथिकल, आपको पता है कि लॉ आपने प्रॉपर्ली किया है, ट्रूथ है, आप जस्टिफाइड कर रहे हो, वैल्यूज एथिक्स को मेंटेन कर रहे हो, प्रॉपर्ली गंदगी नहीं कर रहे, तो वो किसमें आएगा? लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंट। चलेगा बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या था आपको याद है किसी को? जॉब सीकर एंड नॉट जॉब सीकर, जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब सीकर, ऐसा एक्टिविटीज कैरी आउट हो जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। फिर और क्या था? इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, फिर जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज, फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, पर्पस ओरिएंटेड, वेरी गुड। और एक पॉइंट था शायद, कौन सा था? सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंटली ऑपरेट, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स है सोल एंड लास्ट, ठीक है। क्या दिया हुआ देखिए, कंसिडरेशन इन बिजनेसेस, क्या क्या चीज बिजनेस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्या क्या चीज जरूरी है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 क्या है आपका? इंटरडिपेंडेंस। मतलब क्या आपको लगता है बिजनेस लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट है? हाँ जी हाँ, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ओला का, याद है ना? ओला का, ओला क्या अपने आप में अकेला काम कर सकता है? नहीं, ओला रिक्वायर्स प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? जियो, एयरटेल वगैरह। गाड़ी चलाने वाला चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? उनको ड्राइवर्स चाहिए, गाड़ी के कंपनीज चाहिए जो गाड़ी बनाते हैं, ठीक है, उनको ऐप चाहिए, ऐप कोई और डेवलप करता है, उस ऐप में जीपीएस का फैसिलिटी चाहिए, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल प्रोवाइड कर रहा है, गूगल मैप से तो यूज होता है, बात सही है या नहीं है? तो सबको मिलके, इतने सारे कंपनीज मिलकर हमें एक एग्रीगेटिंग बिजनेस दे रहा है, उबर या फिर ओला। तो बिजनेस आपस में क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। तो businesses draws its factor of production from the society and is deep on sale of goods and services, ठीक है, इस डीप नहीं होगा, ये डिपेंडेंट होगा, ठीक है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या होता है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होता है क्या? यस सर। आप बिजनेसेस, ऐसा नहीं कि आप हर बिजनेस, जब आप बिजनेस चला रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे बिजनेस को रिगार्ड्स नहीं करो, बिकॉज बिजनेसेस क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ देखो तो भैया, ऐसा नहीं कि आप केवल अपना जो मालिक है ना उनके बारे में सोचो, शेयर होल्डर के बारे में। हर एक इंसान जो बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उन सब के बारे में आपको सोचना जरूरी है। देयर आर व्हाट, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, ठीक है, विच यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस में रहना जरूरी है। ये अच्छा लाइन है, क्या बोला मैंने, प्रॉफिट जरूरी नहीं है, बिजनेस में रहना जरूरी है। मतलब अगर आपने प्रॉफिट, अगर आप रह रहे हो बिजनेस में, हो काफी साल से आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, बढ़िया चला रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि नया नया बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। सालों साल आप इन्वेस्ट भी किसमें करते हो, जो आपको पता है कि 10 साल 15 साल 20 साल तक रहे, बात समझ में आया? तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्टेइंग इन बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। कस्टमर इज द किंग। आप कुछ भी, आप कभी बढ़ नहीं सकते अगर आप कस्टमर के बारे में ना सोचो। आप हमेशा कस्टमर में सोचना है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है, परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होगा आपका, ग्रेटर द परफॉर्मेंस मोर इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू, बात समझ में? तो 5 कंसिडरेशंस का क्या, नंबर 1 इंटरडिपेंडेंस, नंबर 2 मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, नंबर 3 प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको बिजनेस में रहना जरूरी है। नेक्स्ट, कस्टमर इज द किंग, कंज्यूमर सोवेनिटी, याद है ना आप लोग को, चैप्टर नंबर कहां पढ़ा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, भूल गया? ओके, कैपिटल मार्केट इकोनॉमी, अरे है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस। अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करें तो अल्टीमेटली क्या, प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रहे। ये था बिजनेस के बारे में, किसके बारे में था, बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है ना, किसके ऊपर देखो, समझ में कैसे आपको एमसीक्यूज में घुमाए गए लोग। पहले डोमेन सिखाया 20 के का, ठीक है, फिर टर्म सिखाया, फिर बिजनेस के बारे में बोले जा रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, कंसिडरेशंस बता दिया, और क्या बताया आपको, ऑब्जेक्टिव्स बता दिया। अभी क्या बताया, बिजनेस ओनरशिप में कौन से पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे जाके अपना फॉर्म्स है जो कि आप लोगों के लिए कंफर्ट जोन आ जाता है, ठीक है, आपके लिए क्या है, कंफर्टिंग एरिया आ गया ये, ठीक है। तो बिजनेस ओनरशिप में ये बहुत सिंपल पॉइंट है प्रधान, ठीक है। बिजनेस ओनरशिप इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट बी ऑफ द चैप्टर, ठीक है। मैं दोनों चैप्टर को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो पार्ट ए का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, देन वी हैव पार्ट बी, ठीक है। तो बिजनेस ओनरशिप अगर है, देखो इसमें ना, अगर आप बुक को देखोगे, अगर आप बुक को देखोगे बिजनेस ओनरशिप वाला पॉइंट पैराग्राफ को, तो लंबे लंबे पैराग्राफ दिए गए आपके, इच्छा है पढ़ सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं क्यों ना करूं। तो यही बोलोगे ना, भैया पढ़ाया तो है बट कुछ कुछ मिस हो गया, तो भैया ठीक है, तो आप लोग एट योर ओन रिस्क, ठीक है। क्या क्या पढ़ना, नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस ओनरशिप इज व्हाट, बिजनेस ओनरशिप इज अ व्हाट, बंडल ऑफ राइट्स। का मतलब क्या हो गया, अगर आप बिजनेस को ओन कर रहे हो तो आपके पास में कुछ कुछ राइट्स रहता है क्या एज अ बिजनेस पर्सन। यस सर। प्रॉफिट्स किसका है, आपका है। बिजनेस के एसेट्स वगैरह किसके हैं, आपके हैं। सही बात है या नहीं है, पक्की बात यहां तक, ठीक है। जब आप बाई चांस इस दुनिया में ना रहे तो बिजनेस को किसको करोगे, भेजोगे आगे, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टीज है आपके बिजनेस का, उसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है, पता है क्या, बिजनेस में सक्सेशन किस तरीके से होता है, एक तो होता है विल के थ्रू। इंडिया में जो 90% लोग बनाते नहीं भाई, विल में जिसका नाम आपने लिख दिया वो आपका बाय डिफॉल्ट, ठीक है, सक्सीडर है। और अगर आपने विल नहीं बनाया तो वी यूज द हिंदू सक्सेशन एक्ट, वी यूज द वर्ड हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। इसके तहत आपके जितने भी बेटे और बेटियां होती है, ठीक है, उसके पास में प्रॉपर्टी जाता है, ठीक है। लड़कों को ये मिसकंसेप्शन है, डॉटर्स को नहीं मिलता प्रॉपर्टी, ठीक है, इट हैज बीन अमेंडेड, ठीक है। एक कोर्ट केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद में इट इज नॉट जस्ट द बॉयज, द सन who get the rightful rights, but it is also the girls or daughters who will get the property, ठीक है। क्या लिखा, people has invested so full profits are of his rights, he can transfer the ownership by succession after the death and divide the ownership into by a registered will। बिजनेस आप अकेले चलाओ या फिर मिलकर चलाओ, आपके ऊपर है। एंड बिजनेस में भी व्हाट, प्रोप्राइटरी या फिर कॉर्पोरेट कंसर्न, समझ में, या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला लो, या तो आप पार्टनरशिप में चला लो, या तो आप पार्टनरशिप में, जैसे फर्म के कंटेंट होता है, फर्म वाला पर्सपेक्टिव में वो कर लो, या फिर आप कॉर्पोरेट कंपनीज बना लो जिनके लाइबिलिटीज क्या है,
लिमिटेड है। तो इसमें प्रोप्राइटरी मतलब क्या होगा समझ रहे आप लोग? इसमें क्या हो गया आपका अनलिमिटेड, इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, समझ में आ गया आपको? फॉर्म्स अलग अलग जो है देख लीजिए नाम खाली, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी। आई थिंक कि आप ये जो एरिया है ये मेरे हिसाब से आप लोग का डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। बाकी मैं आपको सवाल ही पूछूंगा इस पर तो ज्यादा, ठीक है, समझ में आया? चलो लेट अस टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट। आइए सुनिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका? सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत सिंपल है, ठीक है, एज द वर्ड सजेस्ट, आपको जितना पता है सबसे इजीएस्ट फॉर्म ऑफ सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। सही बात है या नहीं है? सबसे इजी है, ठीक है, सबसे जल्दी फॉर्म होता है, सबसे कंप्लायंस किसमें सबसे ज्यादा कम है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए, अगर आप मुझे बताइए ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो देख के लगता है कि छोटा मोटा बिजनेस होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि देखा जाए तो वो बहुत हद तक देश का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसका क्या है, ये एक जन शुरू किया है 5 जन, एक जन, इसलिए इसको 1% बैंड भी बोला जाता है। और बहुत बार आप कोई कोई शॉप्स में इसलिए जाते हो क्योंकि उनमें आपको उनका व्यवहार जो है, बिहेवियर, ट्रस्ट बहुत ज्यादा रहता है कि वो अंकल जी जो है, राकेश अंकल जी जो है, वो हमें अच्छा सामान ही देंगे, खराब सामान हमें नहीं देंगे। तो उस विश्वास से भी हम लोग कोई शॉप्स में जाते हैं या नहीं जाते हैं? सही बात है, तो वहां पे ट्रस्ट वगैरह रहता है, ठीक है। नो डाउट कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है, क्योंकि इट इज नॉट लीगलाइज, ठीक है, इट इज नॉट लीगलाइज, इट इज इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली, दैट इज वाई ऐसा होता ही है कि वो बिजनेसेस जो होता है उसमें वर्किंग कंडीशंस जो है लोगों के लिए वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। और क्या होता है, जो लेबर्स होते हैं, जो भी उनका एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर्स नहीं बोलूंगा, जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं, वो उनको अच्छा पेमेंट मिलता है या कम पेमेंट मिलता है? कम पेमेंट मिलता है, उनका वर्किंग कंडीशन उतना अच्छा होता नहीं है। देखो भैया, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मालिक बढ़िया रुपया कमा रहा है तो एम्प्लॉयज भी खुश रहेगा। जिस दिन दुकान की सेल उतनी अच्छी नहीं है या बोनी नहीं हुई, उस दिन वो भी जबरदस्ती गाली खाएगा। अभी खराब अच्छा पॉइंट्स में मिलाकर ही क्या बनता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? चलिए एक बार रीडिंग कर लेते, आइए, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, इजिएस्ट, क्या लिखा हुआ नंबर 1, इजिएस्ट एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। नंबर 2, इकोनॉमिक हीरो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन रहेगा? सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं? 1% बैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एंजॉयज द पीपल्स ट्रस्ट एंड प्रोवाइड व्हाट? पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है जनरली 75% ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या रहता है आपका? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रहता है, ठीक है। देयर व्हाट? लोकल, छोटे छोटे शॉप्स रहते हैं लोकल फॉर्म में। फिर द वर्किंग कंडीशंस आर व्हाट? पुअर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? हायर एंड फायर पॉलिसी, मतलब अगर आपने ज्यादा पैसा मांगने गए कि आई थिंक बाबू आप लोग को मेरा जो दाम थोड़ा सा सैलरी है वो बढ़ा देना चाहिए, तो बोलेगा हो जाएगा फोटो, ठीक है। तो हायर एंड पॉलिसी चलता है, तो अच्छा चीज है, ऐसे तो नहीं है। फिर लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर, कोई स्कीम वगैरह, कोई पेंशन वगैरह ऐसा मिलता जनरली नहीं है। फेथ इज लिंक्ड विद व्हाट? भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक जब तक है तो सब कुछ सही है, जैसे वो तो बिजनेस भी, समझ में आया क्या? पक्की बात, अगर अच्छा सक्सेसर नहीं रहा तो। फीचर्स क्या क्या देखो तो के लिए, फीचर्स नंबर 1 क्या लिखा हुआ? ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस, कि मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं। नंबर 2, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, मतलब उस बिजनेस में पूंजी किसने लगाया? सोल प्रोप्राइटरशिप ने, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर ने एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्या? विजिबिलिटी ऑफ ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विसेज, भैया वो सोल प्रोप्राइटर में वो ओनर जो है, मालिक जो है, हमेशा दिखता ही रहेगा आपको। नेक्स्ट, सोल बियरर ऑफ रिस्क, इसके बगल में क्या लिखते हैं अपन जनरली? सेम मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिख भी दिया था वैसे तो, क्या लिखेंगे अपन? रिस्क भी मेरा और लाइबिलिटी भी मेरा, बिजनेस में फायदा हुआ तो भी मेरा, नुकसान हुआ तब भी मेरा, रिस्क भी मेरा और हेडेक भी। फेथ एज अ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया? फेथ एज अ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया? बिजनेस चलते जाएगा, अच्छा बात है, बट अगर वो प्रोप्राइटर नहीं रहा तो उसका फेथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑन द सोल प्रोप्राइटर। बात समझ में आया आपको? और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, या तो विल के हिसाब से रहता है या तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। आंसर मिल गया तुमको?
सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ देखो, दे कैन ट्रांसफर द शेयर बाय व्हाट, या तो विल, एंड इफ देयर इज नो विल तो कौन सा लॉ वो करता है देखो, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 19 व्हाट 56, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि कौन सा एक्ट के तहत हो सकता है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात, इशू नहीं है। उसके साथ में अपना सोल प्रोप्राइटरशिप ओवर, खत्म झाला, इजी। कुछ भी टफ लगा इसमें नहीं, स्मूथ चल रहा है बिल्कुल, यहाँ तक इजी चल रहा है एकदम, आराम से जाओगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देखो सुनो, सोल प्रोप्राइटरशिप, सुनो, सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोग को आता था वैसे भी, कंपनी आता है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे या पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आएगा, ठीक है। पढ़ा है क्या आपने पार्टनरशिप एक्ट, नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे ना, तो प्रॉपर एक्ट पढ़ोगे, सेक्शन 4 वगैरह, सेक्शन 4, 6, 9 सब पढ़ोगे आप लोग आगे जाके, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल बिकम मास्टर्स इन कंपनीज, कंपनीज हो गए, कंपनीज खत्म हो गए, कंपनीज खत्म हो गए, कंपनी में से भी आपको पता है प्राइवेट कंपनी में कितना होना चाहिए, पब्लिक में कितना होना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक प्रॉब्लम है, आप लॉ में दूसरा नंबर्स पढ़ोगे थोड़ा, और बीसीके में दूसरा नंबर्स पढ़ोगे, आई एम टेलिंग यू बाय फेस कि भैया जो नंबर दिया हुआ है ना बीसीके में वो पुराना है, बट क्योंकि सारे एमसीक्यू सब में यही दिया हुआ है तो वी हैव टू फॉलो दिस ओनली, वी हैव नो ऑप्शंस, ठीक है। ये नुकसानदायक चीज है, ये खराब भी चीज है, इसके लिए एड्रेस भी किया हुआ, बट सिंस वी हैवंट हैड एनी रिस्पॉन्स येट, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट फॉर नाउ एटलीस्ट, विल सी। अगर कुछ अपडेट आ गया, अभी अमेंडमेंट वगैरह कुछ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कंपनी आप एक्सपर्ट आप बन गए, डॉक्ट्रिन्स वगैरह सब आपको याद होगा ही प्रॉपर्ली, पता करेगा, ठीक है। फिर पार्टनरशिप आप लोग पढ़ोगे, अभी तो अभी क्या अगर पढ़ भी लेता ना आप लोग बाय चांस, तभी बोलते ना कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप ये होता है लोगों के बीच में, ठीक है। और एलएलपी पढ़ा है किसी ने, अब तो नहीं बोलेगा, क्या है फुल फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप लोग लॉ में इनडायरेक्टली इसको अच्छे से पढ़ लोगे। एचयूएफ इज द ओनली मैटर विच यू डोंट स्टडी, तो एचयूएफ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, बस यही बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा देखो, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, हम साथ साथ हैं, वो है ना ABCDEFGHI, वैसा फैमिली से हमको मिलने का तो बहुत मन है, ठीक है, वही है एचयूएफ, ठीक है। समझ में आया क्या, तो क्या इट इज द ग्रुप ऑफ व्हाट, फैमिली मेंबर्स जो मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। भैया सुनो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जस्ट बिकॉज आप एक फैमिली में बॉन्ड हो चुके हो, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एचयूएफ बना लिया, एचयूएफ को प्रॉपर्ली रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, एचयूएफ को प्रॉपर्ली रजिस्टर करना पड़ता है, इट इज प्रॉपर्ली, इट हैज अ पैन नंबर, एचयूएफ का अपना एक पैन नंबर होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। हाँ, अगर आपने एचयूएफ बना लिया उसके बाद आपके फैमिली में कोई भी नेक्स्ट मेंबर आ रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन रहा है, उसका मेंबर बन रहा है, यानी इट इज ग्रैंडफादर फादर सन वाला होता है, ठीक है। दिस 3 जनरेशन मिलके क्या बनाते हैं आप लोग, एचयूएफ जनरली बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको, बट मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी फैमिली में प्रोविजन है एचयूएफ बनाने का, और बहुत सारे जन जो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली इंक्लाइंड है वो लोग बना के भी रखे होंगे, ठीक है, बिकॉज थोड़ा इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो बना ले लेगा अगर मौका मिलता है तो, ठीक है, चलेगा, पैसे ट्रांसफर कर देना, ठीक है, सजेशन का, पापा मम्मी बहुत खुश होंगे आज, 2.5 लाख रुपए बच जाएगा तुम लोग का, ठीक है। अब बताओ हमको, समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ ऐसे पूछ लेता हूँ आप लोग से, पता है आप लोग को जो मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के उनको क्या कहा जाता है, वो पार्टनर्स या और जो मेन मालिक होता है उनको क्या बोलेंगे, मेन मालिक नहीं बोलेंगे, मेन जो हेड है, कर्ता बोलते हैं उसको, ठीक है, कर्ता इज द नॉमिनल हेड, वो क्या करते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, अल्टीमेटली कर्ता लेता है, सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात, रीडिंग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चलेगा, देखिए। इन दिस ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिजनेस। नंबर 2 जो अच्छा पॉइंट है, देखिए नंबर 2 क्या लिखा हुआ, देखिए, इट एंजॉयज व्हाट, सेपरेट स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनका एक अलग इज्जत है, ऐसा नहीं कि आप और एचयूएफ अलग अलग, मतलब सॉरी आप और एचयूएफ एक जैसा है, इनकम टैक्स में आपका अलग बोलेगा और एचयूएफ को अलग बोलेगा, मतलब आपका इनकम अलग, एचयूएफ का इनकम अलग, समझ में आया, ठीक है। इट एंजॉयज व्हाट अ सेपरेट स्टेटस, ये अच्छा पॉइंट है, हाँ एग्जाम में आ सकता है आपका फीचर्स के मामले में, इट एंजॉयज व्हाट सेपरेट स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, दे आर बिजनेस एंड सो दे कैन नॉट अर्न व्हाट सैलरी, वो लोग सैलरी कमाते नहीं है, वो लोग क्या कमाते हैं, अल्टीमेटली बिजनेस से प्रॉफिट्स ही कमाते हैं। देयर आर 3 जनरेशंस इन एन एचयूएफ, क्या क्या है, ग्रैंडफादर फादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, दीज आर आल्सो नोन एज व्हाट एचयूएफ, ठीक है।
हुप में कौन कौन आता है देखो, इट इंक्लूड्स व्हाट, हिंदू। अब हिंदू के अंदर कौन कौन आता है देखो आप लोग, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ये लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखिए, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, पारसी एंड सिख। कौन कौन नहीं है इसमें, मतलब इससे बेटर है ना नेगेटिव लिस्ट पढ़ लो। कौन कौन नहीं है, दो है, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ठीक है। तो मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कैन नॉट फॉर्म अ HUF इन इंडिया, ठीक है। चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, कोई भी दिक्कत? हाँ जी सर। हाँ हाँ, यही सवालों के लिए लॉ में क्या हुआ था, एक जन ने पूछ लिया था कि आप सब जगह ही रेफर करके रखा, लॉ पढ़ा ना आपने सबने, ही हु माइट बी द बियरर ऐसे के लिखा हुआ है ना आपका, तो किसी ने पूछ लिया कि क्या तो गलत बात है, ठीक है, लॉ तो बराबर हो वैसे सबका। तो उन्होंने क्या किया, मेन जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स जिसमें हम लोग रेफर करते हैं, ठीक है, उसी को चेंज करके बोलते हैं कि ही ऑल्सो शैल इंक्लूड शी, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया, तो एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन मेंबर हु मैनेजेस द बिजनेस इज नोन एज कर्ता, हिज लाइबिलिटी इज व्हाट, अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, इन तीनों में लाइबिलिटी क्या रहेगा, अनलिमिटेड, ठीक है। सुनो, आपका जो मेन बुक है ICI का मटेरियल का, उसमें जो पैराग्राफ वाला पार्ट है ना, वो मैंने काफी हद तक कंडेंस कर दिया अलग अलग फॉर्म्स का, हर टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म के वजह से कंसर्न के हिसाब के नीचे में टेबल्स बनाया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए, कुछ मेरिट्स दिए हुए, कुछ डीमेरिट्स दिए हुए, एक बार नजर मार लेना उसमें, क्योंकि उसमें से MCQs बन सकते हैं। इट्स लाइक समराइज पॉइंट टेबल में दिया हुआ, अच्छा बनाया हुआ है, खराब नहीं बनाया, उसको मैं डालता तो और लंबा हो जाता नोट्स, इसलिए मैंने नहीं डाला इसमें, ठीक है। आइए, द मेन मेंबर कौन है, कर्ता, हिज लाइबिलिटी इज व्हाट, अनलिमिटेड, एंड द अदर्स, अदर को पार्टनर्स का मतलब क्या हो गया, अदर मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड टू द शेयर इन द बिजनेस। ध्यान रखिएगा, कर्ता का लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, बट बाकी मेंबर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं, जितना मेरा हिस्सा है बिजनेस में, घर पे मतलब, उतना ही मेरा हिस्सा, उतना ही मेरी लाइबिलिटी रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए पूछ सकता है, आपको समझ में आ रहा है आपको, ये अलग है थोड़ा पॉइंट, ध्यान रखिएगा आप लोग ऐसा पॉइंट को। नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ, एनी पर्सन हु इज बॉर्न, ये आपको आ गया, एनी पर्सन में फीमेल ऑल्सो इंक्लूड्स, एनी पर्सन हु इज बॉर्न इन अ फैमिली ऑटोमेटिकली विल गेट इट्स शेयर इन HUF, आप ऑटोमेटिकली बन जाते हो, बट यस, शुरू में आपको HUF बनाना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी जनरेशन आया आपका, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, HUF का मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट, आगे बना के जाएगा, हाँ। वो निकल जाता है, फिर उस वाला में HUF बन जाता है। योर वाइफ विल ऑल्सो बी ए पार्ट, ठीक है, हमको पूछा ना, बनाया ना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड व्हाट, बाय विल, और इफ देयर इज नो, देखो ये लिखा हुआ है, तुम्हारा पॉइंट भी आ गया खुशी, देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय व्हाट, विल, और इफ देयर इज नो विल तो हिंदू सक्सेशन एक्ट शैल अप्लाई। तो आप शेयर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो बिटवीन द डिफरेंट HUF। विद दैट योर हुफ इज ओवर। मजा आ रहा है वाला पॉइंट पढ़ के, छोटे छोटे टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सर, ठीक है, आपके MCQs में आते हैं, चलेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ओवर और हुफ ओवर होते, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मजा आ गया पार्टनरशिप का एक्ट बताओ, पहले ये बताओ, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अगर एक से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे अपन, मतलब सुनो, अपन दोनों ऐसे मिलके बोला कि कुछ सर्विस करता है, दो जन, मैं और श्रुति मिलके क्लब बनाया, बोलता है कि हम लोग, क्या एज के हिसाब से बात करता है, तो ओल्ड एज क्लब खोला हम लोग, ठीक है, और वहां पे क्या बूढ़े लोगों को सर्विस देंगे हम लोग, क्योंकि हमारी एज भी, हाँ, ठीक है। तो अब क्या मुझे बताइए, हम लोग दोनों पार्टनरशिप में है क्या, क्यों, क्योंकि हम लोग बिजनेस कैरी आउट नहीं कर रहे, वेरी गुड, ठीक है। तो बिजनेस अगर कैरी आउट कर रहे हो तभी वो क्या बोलेगा, पार्टनरशिप, इसलिए हम लोग उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप तभी बनता है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो। एंड मैंने बिजनेस ही शुरू किया, बीइंग ह्यूमन, ठीक है, मैंने शुरू किया, और मैं बोलता प्रॉफिट्स हम लोग नहीं रखेंगे, चैरिटी में बांट देंगे, प्रॉफिट से क्या है, तो पार्टनरशिप है क्या, प्रॉफिट्स भी, ठीक है, वी हैव टू अर्न व्हाट, प्रॉफिट्स, एंड वो प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आया क्या, पक्की बात, चलेगा। अब पार्टनरशिप से कितना जन चाहिए आपको, एटलीस्ट 2 जन चाहिए, और कोई मैक्सिमम भी है क्या, किसी को याद है क्या, कितना है, कितना लिखा हुआ है, बैंकिंग में कितना है 10, और अदर्स में कितना है
हाँ वो पता है, वो डिफरेंस है, 50 वाला बोल रहे हो ना आप लोग, हाँ पता है वो जो इस पे दिया है, मेरे को पता। अबे हमको कितना बुरा लगा वो सोचो, 200 उसमें कंपनी में, प्राइवेट कंपनी। अरे हमको पता है, हमको आता है, मैं हीरो थे, पता। समझ में आया आप लोगों को? पक्की बात, चले रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा लाइबिलिटी क्या रहता है पार्टनर्स का? अनलिमिटेड। It implies what? Contractual co-ownership of business between two or more persons who agree to share profits of the business. सुनो एक बात और है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एसेट्स को रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, पार्टनरशिप में भी ऑप्शनल रहता है, दैट यू और मे नॉट क्रिएट अ एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आपने क्रिएट कर, क्या बोलता है अपन? पार्टनरशिप डीड। बात समझ में आएगा? इट इज कॉल्ड व्हाट? पार्टनरशिप डीड। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, नेक्स्ट बताइए। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए एक बार। इट इंप्लाइज अ कॉन्ट्रैक्चुअल को-ओनरशिप ऑफ बिजनेस बिटवीन व्हाट? two or more persons who agree to what? Share profits. ये important है. To agree to what? Share profits of a business. It is enforceable by law called the partnership deed, which may be verbal or written. Partnership deed जो है वो क्या है? Contractual letter है between कि हम लोग मिलके क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट अगर बनाया तो पार्टनरशिप कैन बी व्हाट? वर्बल एंड रिटर्न। मतलब आप बोल के भी पार्टनरशिप बना सकते हो और रिटर्न भी हो सकता है। अब पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर अ नॉन बिजनेस पर्पज, यानी एग्जांपल क्या हो गया आपका? चैरिटी के लिए जो अपन ने ओपन किया था उसके लिए पार्टनरशिप खोल सकता नहीं है। बिजनेस में भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। ऐसा नहीं कि बिजनेस मतलब अगर अपन सिर्फ गुड्स ही बेच रहे हैं, अपन अगर सीए सीएलओ कंपनी खोल सकता, आपको पता है ना? सीएलओ कंपनी नहीं खोल सकता, आपको पता होगा। कंपनी अगर खोल दे तो मस्त हो जाएगा ना सिचुएशन, मैंने साइन कर दिया, हमको क्या पता, मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है, ऐसे बोलेगा तो हो गया मस्त। तो सीएस लोग को कंपनी नहीं खोल सकता, आपको पता होगा। सीए कैन ओनली ओपन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, नहीं पता क्या? अरे यार तो सीए बनने वाले, देखो वैसा बता रही है, मैं देखो सीए या तो इंडिविजुअल लेवल पे, हम बता रहे हैं, हम सब में है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। सीए या तो इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनिशियली जब मैं सीए बना था तो आई डिड नॉट टेक अ सीओपी, ठीक है, मतलब आई टूक अ सीओपी, आई डिड नॉट टेक अ फर्म नेम, मतलब मैंने फर्म नहीं खोला, मैं इंडिविजुअल पे प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। तो आई टूक अ सीओपी और माई नेम, सिंपल खत्म। तो मैं मेजर्स ये नाम लेके कंपनी का नहीं रहता, मेरा ऐड होता था सी शशांक साबू के नाम पे साइन होता था, ठीक है, सीए शशांक साबू के नाम पे साइन होता था उस। उसके बाद इफ आई ओपन अ फर्म इंडिविजुअल तो वो हो जाएगा एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। एग्जाम्पल अभी जैसे हम हैं तो हम विद पार्टनर, ठीक है, अब डिफरेंट पार्टनर्स है, 7-8 पार्टनर्स है और मिलकर हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म खोला। द मैक्सिमम अ सीए कैन डू इज ओपन अप एन एलएलपी। अभी के टाइम में एलएलपी बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज उससे लाइबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है अपना, ठीक है ना। एलएलपी कंपनी वी कैन नॉट ओपन। सीए का यू कैन ओपन अ कंपनी, वैसे बिजनेस करने के साथ साथ खोल लो कंपनी, बट सीए फर्म जो है ना, सीए फर्म जो होता है उसके लिए आप कंपनी नहीं ओपन कर सकते। कैसे होगा? वो भी लिखा हुआ है उस पर, इंटरेस्टेड पार्टीज लोग नहीं कर सकते ऑडिट। इनफैक्ट अगर आप एक कंपनी में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स भी होल्ड करते हो ना, तो भी आप उस कंपनी के इंटरेस्टेड पार्टी माने जाते हो, तो भी आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। कंपनी लॉ इज डैम इंटरेस्टिंग, हाउ कैन यू बिकम द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? फिर आपको करस्पॉन्डेंट या तो अपना ऑडिटिंग छोड़ना पड़ता है एज अ पोस्ट ऑफ एन ऑडिटर, या फिर यू हैव टू रिलीव योर शेयर्स, ट्रांसफर कराना पड़ता है आपको किसी को, और ऐसा किसी से जो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है वापस से, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट, अगर आपकी वाइफ होल्ड कर रहा है या आप होल्ड कर रहे हो तो आप इंटरेस्टेड पार्टी हो, मतलब बिजनेस का नुकसान ऊपर होने से क्यों करा है पता है आप लोगों को ये चीज? क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस अगर गिर गया तो मैं तो शेयर, मेरा रुपया लगा हुआ बिजनेस में, तो मेरे को हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ना उसके लिए, इसलिए बोलता है कि ना। आप उनको जानते हैं, नारायण मूर्ति को? वाह, पंजाबी है, बात कर ले। बस 10 10 मिनट में, ठीक है, थोड़ा क्या, 2 मिनट से 5 मिनट रुक जाओ। नारायण मूर्ति भी एक डायरेक्टर है इन कंपनी इन्फोसिस, ठीक है। डीड क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, चलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कंपनी मिलकर पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं? क्या दो कंपनी मिलकर पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं? देखो, इवन कंपनी कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, दैट इज बिकॉज दे आर व्हाट?
आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स कांट बी पार्टनर, मतलब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। हाँ ठीक है, बट कंपनी जो है एज अ पार्टनर आप एडमिट कर सकते हो, बट आपके जो फिजिकल पर्सन होना पड़ेगा एक जन, क्योंकि खाली क्या बिल्डिंग से बात करेंगे हम। ठीक है, समझ में आएगा? ओके, तो ये कैन बी एडमिटेड, मतलब आप एडमिट कर सकते हो इन अ पार्टनरशिप फर्म, बट पार्टनरशिप फर्म्स जो है दे कैन नॉट बी व्हाट, पार्टनर्स। लिमिट्स है, लिमिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या क्या देखो, बैंकिंग बिजनेस क्या है, थोड़ा मोर सस्टेन बिजनेस है 10 नंबर। अदर बिजनेस में 20 लोग अलाउड है, बिकॉज इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द नंबर ऑफ पार्टनर्स, भाई गुम गया, चला गया। ओनरशिप कैन नॉट बी व्हाट, ट्रांसफर्ड, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, ऑल द अदर पार्टनर्स। समझ में आया आप लोग को? सुनो सुनो, ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड के ऊपर आप लोग लॉ में बहुत प्यार से पढ़ोगे, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ठीक है, कि ओनरशिप आपको ट्रांसफर करने का पावर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक जगह बोलता मेरा विलिंगनेस है तो हो जाना चाहिए, एक जगह बोलता ना म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव पार्ट है, बताना मेरे को जब आ जाएगा ये वाला टॉपिक, जब लोग लॉ में पढ़ोगे ये टॉपिक, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन जैसे भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये टॉपिक जब आएगा तो मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है, क्या ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इसके ऊपर क्या एम्बिग्विटी है, क्या लॉ बता रहा है आपको, ठीक है, और क्या एक्ट बता रहा है, ये आपका टास्क है, चलेगा? ठीक है, एलएलपी क्या होता है, कंपनी पढ़ाना है क्या आप लोगों को? हाँ, कंपनी कर लोगे खुद पक्का? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, प्राइवेट कंपनी सब कर लोगे? श्योर तो? पक्की बात? डॉक्ट्रिन्स वगैरह याद है आप लोग को? क्या था, 3 डॉक्ट्रिन्स, क्या क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या होता दीदी कंस्ट्रक्टिव नोटिस? हे खुदा तुझको बचा, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है रे? अरे बोला उसको पूछ रहे हैं। केस स्टडी क्या था उस पे कॉर्पोरेट व्हील में? अरे सलमान, वैसे सलमान याद नहीं है क्या? सालमन, वैसे सालमन। दीदी एक रीजन बताओ तो, कब कब लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील होता है? एग्जाम में क्या लिखिएगा, टाइटल डेट ऑपोजिट वर्क क्या? अच्छा एक पॉइंट बताओ, तो वो याद है? इंडोर मैनेजमेंट किसको बचाता है? इंडोर मैनेजमेंट किसको बचाता है? इनसाइड का जो काम कर, क्या, अच्छे से बताओ। टाइम का क्या मतलब, हमको तो हम तो रोज पढ़ता है ना बैठ के, बट बोलो। यदि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का वेट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये दीदी को पूछता, ठीक, दीदी ये देखे तो, दोनों में डिफरेंस क्या है? AOA इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू। फिर काश ICI गूगल अलाउ करता ना, कसम 100 ले आता है। तुम लोगों को नहीं आ रहा है बेशरम लोग, क्या ऐसा कुछ याद है? अल्ट्रावायलेट होता क्या है? बाउंड्रीज के ना बियॉन्ड द पावर्स ऑफ अ कंपनी बोलता है उसको, बाउंड्रीज के बाहर जाना। क्रिकेट मैच खेल रहे तो अल्ट्रावायलेट ऑफ AOA अलाउड होता है कंपनी के द्वारा? अगर कोई चीज मैंने अल्ट्रावायलेट किया तो वो क्या होगा? वर्ड होगा। वेरी गुड। तो अगर मैंने AOA को किया तो क्या कंप्लीटली वर्ड होता है या ऑप्शनल होता है? और MOA में कंप्लीटली कोई भी हालत में अलाउड। इसके ऊपर क्या, तो पहले आता है AOA, फिर क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? ठीक है,
अभी तक दीदी थक ही रहा तो मेक टू पॉइंट है। शुभम एक एक्सेप्शन बताओ। क्या क्या नहीं आता है? एक्सेप्शन होता कहाँ इंडोर मैनेजमेंट का? अच्छा इंडोर मैनेजमेंट कौन बता रहा था? हाँ बस कोई अगर जरूरत करता है तो फिर उसका जो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्टर होता है वो मतलब उसके लिए कंस्ट्रक्टर नोटिस क्या है? श्रुति जी, whenever a transaction is being done by with the company, it is assumed that the party dealing with the company has read the MOA and AOA of the company. This protects or immunes the company from any outsiders, and hence it lies the what? The doctrine of constructive. इंडोर मैनेजमेंट क्या है? टेक्निकली सही बोल रहा है वैसे तो, बट ये टट्टी वाला सही बोला। अरे कंपनी का जो बाहर का चीज है वो तो दिखता है, उसके लिए कंपनी को प्रोटेक्ट करके रखा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस से। बट कंपनी में जो इंटरनल मैटर्स चल रहा है उसको देखना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो वो कैसे पता होगा तुम्हारा अंदर का मैनेजमेंट में झोल है, ये है वो है? तो ये बाहर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है कि भैया नॉर्मल चीजों के बारे में एओए एमओए में जो लिखा हुआ है उसके लिए तो मुझे पढ़ना जरूरी है, बट इंटरनल मैटर्स के बारे में मैं जानने नहीं सकूंगा। दैट इज वाई देयर इज इम्यून विच इज नोन एज व्हाट? इंडोर मैनेजमेंट। इसके भी कुछ एक्सेप्शन थे, और उसमें से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। याद है क्या? हम्म, चलो ठीक है। कंपनी एंड एलएलपी वाला पार्ट जो है आप रीड करोगे नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है? जा काहे रहे? एमसीक्यूज नहीं करेगा तो घर पे करेगा पक्का? अगर नहीं किया तो ऐसे ही बोलता रहता, तुम हमको बनाया जा रहा है पक्का। चलो कंपनी एंड एलएलपी रीड करोगे, एलएलपी द एमसीक्यूज विल बी सॉल्व। उसके साथ में आपका चैप्टर नंबर 1 जो है कुछ हद तक खत्म हो चुका है, ठीक है? मैं एक बार रिव्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर।